बाजार के आखिरी घंटे का हर एक्शन, सटीक विश्लेषण, मुनाफे वाले आइडियाज। कीजिए कल की तैयारी आज हमारे साथ। देखिए CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे अब हम आज के कमाई का अड्डा की। मार्केट के लिए शानदार दिन, जी हाँ शानदार दिन मैं कह रहा हूँ, जबकि निफ्टी अभी भी 60 पॉइंट नीचे है, सेंसेक्स 200 पॉइंट नीचे है। शानदार दिन इसलिए कि आप लास्ट के दो कॉलम देखिए, मिड कैप और स्मॉल कैप। और आज सुबह अगर आपने मार्केट देखा था तो जिस तरीके से मिड कैप और स्मॉल कैप में, मिड कैप इंडेक्स 1000 पॉइंट नीचे था एक समय ऑलमोस्ट, स्मॉल कैप इंडेक्स में मैसिव गिरावट थी। 2% से ज़्यादा की इंटरडे में रिकवरी आई है, इनफैक्ट 2.5% के करीब की रिकवरी आई है। एडवांस डिक्लाइन पूरी तरीके से घूमा है और निफ्टी ने भी उस फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल जो हम सुबह बात कर रहे थे 25,768 उसकी लाज रखी और वहाँ से घूमा। तो ये एक पॉजिटिव है। लेट्स सी यहाँ से मार्केट अब रिकवरी दिखाएगा या नहीं, और टिकेगी या नहीं रिकवरी, ये जानना जरूरी होगा। श्रेया वीरू भी होंगे मेरे साथ शो में। आप दोनों गुड आफ्टरनून। और शो की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। मार्केट में निचले स्तरों से दिखी शानदार रिकवरी। निफ्टी में लो से करीब 250 पॉइंट का सुधार। मिड कैप इंडेक्स नीचे से 2% से ज़्यादा सुधरा। बैंक निफ्टी ने भी 20 डेमा बचाया। आज के बिग स्टॉक्स स्पॉटलाइट और ChatGPT पड़े सटीक। Q2 में अच्छे नतीजों से फिजिक्स वाला में खरीदारी, साथ ही मजबूत चार्ट पर स्पॉटलाइट ICICI ग्रुप में रौनक। उधर ChatGPT शेयर HUL PB फिनटेक में भी तेजी कायम। रियल्टी, PSU बैंक्स, डिफेंस शेयरों में आज अच्छी खरीदारी। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी अच्छी रिकवरी। हालांकि IT, ऑटो और कैपिटल मार्केट शेयर बना रहे हैं दबाव। BSE के शेयर वायदा के टॉप लूजर्स में शामिल। मार्केट शेयर घटने पर UBS की रिपोर्ट के बाद टूटा हीरो मोटोकॉर्प। करीब शेयर 2% नीचे, वायदा के टॉप लूजर्स में हुआ शुमार। दिसंबर महीने में अब तक कंपनी का मार्केट शेयर 19% घटा। No airline, however large, will be permitted to cause such hardship to passengers through planning failures, non-compliance or non-adherence to statutory provisions. इंडिगो संकट पर लोकसभा में विमान मंत्री का बयान। कहा इंडिगो मामले में की जाएगी सख्त कार्रवाई। उधर कंपनी पर DGCA ने लिया एक्शन। उड़ानों की संख्या 5% घटाने का दिया आदेश। कल शाम 5 बजे तक देना होगा संशोधित शेड्यूल। 4 दिनों में 30% तक टूटने के बाद केन्स का कमबैक। दमदार ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर शेयर करीब 8% चढ़कर वायदा के टॉप गिनेस में हुआ शुमार। JP मॉर्गन और मैक्वेरी ने करीब 100% तक के अपसाइड की जताई उम्मीद। उधर दूसरे इमेज शेयरों में भी आज रौनक कायम। सिरमा और P इलेक्ट्रोप्लास्ट में भी तेजी कायम। हाँ, चलिए शुरुआत करेंगे अब शो की। और मार्केट में आज अच्छी रिकवरी देखने को मिली आपको। और निचले स्तरों से आप एक बार ज़रा निफ्टी का इंट्राडे देखिए, क्या शानदार मूव्स इस समय आपको देखने को मिले। मिड कैप इंडेक्स ये भी नीचे से करीब 2% सुधरा। जी हाँ, एक बार मिड कैप इंडेक्स का इंट्राडे चार्ट लेकर आइए आप ज़रा। ये है सबसे शानदार चार्ट। 58,545 का लो, 59,751 का हाई, और हम मोर और लेस अब हाई पर ही हैं। पूरे 2% की रिकवरी है मिड कैप इंडेक्स में। और अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो वो भी निचले स्तरों से करीब 0.6% के करीब रिकवर हुआ। और एक चीज़, बैंक निफ्टी ने 20 डेमा बचाया। इंट्राडे में भले उसको तोड़ा, लेकिन कंक्लूसिवली नहीं तोड़ा और रिकवरी आई। आज सुबह हम बात कर रहे थे 58,700 से 800 एज लक्ष्मण रेखा बैंक निफ्टी में। लकीली उसको बचाया और वहाँ से एक शानदार रिकवरी भी आपको देखने को मिली। और बड़ा सवाल यही रहेगा फिर, एडवांस डिक्लाइन में भी काफ़ी शानदार रिकवरी है। बड़ा सवाल फिर यही रहेगा कि इस रिकवरी में कितना आपको भरोसा करना है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल रहेगा। जी बिल्कुल इम्पोर्टेंट सवाल। और मेरे जहन में भी यही सवाल था कि ये रिकवरी कितनी टिकाऊ नजर आ रही है, क्योंकि मार्केट में देखिए अच्छी रिकवरी। और स्पेशली अगर हम देखें बैंक्स की बात हुई, PSU बैंक्स ने इस रिकवरी को लीड किया है। ये इंडेक्स रखेगा स्क्रीन पर 1.5% की तेजी के साथ PSU बैंक इंडेक्स अब आपको डेज हाई पर। साथ ही रियल्टी कल कितना पिटा था, 3.5% की गिरावट रियल्टी में।
आज लीड करता हुआ 1% की तेजी, और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स भी तेज है आज के सेशन में। लेकिन जो सवाल आपने उठाया कि कितनी टिकाऊ नजर आ रही है, और लेवल्स तो आपने जो सुझाए थे सुबह वहीं से घूमा मार्केट, एकदम सटीक पड़ी वो रणनीति, लेकिन कितनी टिकाऊ और आज की क्लोजिंग में रिकवरी कितना महत्वपूर्ण है, क्लोजिंग कैसी हो तब शायद कन्विक्शन बने मार्केट पर, इस पर क्या टेक होगा आपका? बिल्कुल, देखिए एक्चुअली जो लेवल हमने सोचे थे उससे थोड़ा नीचे गया, वहाँ से रिकवरी आई। बैंक निफ्टी में तो एक्चुअली काफ़ी नीचे गया, वहाँ से रिकवरी आई। लेकिन अच्छी चीज़ ये है, जैसा आपने बोला कि वो जो 25,768 था उसको डिफेंड कर लिया, और वो अब मोर और लेस आपके लिए, अब देखिए 30 पॉइंट से 30-40 पॉइंट नीचे आ जाए वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो फिबोनाची के हिसाब से वो जो लेवल था 25,768 का वो क्रिटिकल था, बचा लिया उसको हमने। अभी भी ना मार्केट में कन्विक्शन नहीं है, अभी भी मार्केट में कन्विक्शन नहीं है। पहली बात तो ये आज का लो लक्ष्मण रेखा, दूसरी बात आज का लो बचाना ज़रूरी, और तीसरी बात क्लोजिंग में इस रिकवरी को टिकाना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, मार्केट का असली टेस्ट होता है रिकवरी में जब वो न्यूट्रल जोन में आता है। मुझे पता नहीं वो न्यूट्रल जोन तक जाएगा या नहीं जाएगा। एक आध अच्छी चीज़ें हुई हैं आज वैसे। पहली बात तो अगर 25,950 के ऊपर अगर आप बंद हो जाएं तो भरोसा लौटेगा। दूसरा, आज मिड कैप और स्मॉल कैप की जो रिकवरी है ना, वो देख काफ़ी शानदार लग रही है। ऐसा लग रहा है कि मिड कैप और स्मॉल कैप जो वन वे सेलिंग चल रही थी वो एटलीस्ट बंद हुई है। मैं आपको दो एग्जांपल देता हूँ। एक है PSU बैंक निफ्टी, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा गिरा, आज सुबह उसमें गिरावट हुई। आज जिस तरीके से PSU बैंक निफ्टी ने रिकवरी दिखाई है, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये इंडेक्स है, क्योंकि ये मिड कैप रैली का सबसे बड़ा बैरोमीटर था, तो इसमें रिकवरी एक अच्छी चीज़ है। दूसरा, EMS शेयर्स जो हैं एक दो, खासतौर से अगर आप देखें केन्स और PG इलेक्ट्रोप्लास्ट, वहाँ रिकवरी आई। अब केन्स तो ऑब्वियसली बैन में था, इसमें तो मतलब बहुत कम लोग ही ट्रेड कर पाते हैं। बैन में एक बार स्टॉक हो तो कहाँ आप ट्रेड कर पाएंगे, है ना, और ना ही ऐसे स्टॉक्स में आप कभी टॉप और बॉटम पकड़ पाएंगे, कुछ महानुभाव को छोड़ दें उनके अलावा। बाकी अगर आप देखें तो एक सेंस तो बन रही है कि मार्केट में रिकवर जो वन वे सेलिंग थी मिड कैप में वो कम से कम ख़त्म हुई है। निफ्टी की जहाँ तक बात है, 25,750 से 25,800 पर एक सपोर्ट रहेगा, और 25,950 से 26,000 पर रेजिस्टेंस रहेगी, और बैंक निफ्टी पर 58,700 से 58,800 पर सपोर्ट है, और 59,500 से 59,600 पर रेजिस्टेंस रहेगी। चलिए वीरू के पास चलते हैं और जानते हैं स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कैसा रहा आज। वीरू, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में मैं देखिए अनुज, अभी भी सारे स्टॉक्स वही हैं जो कि इंट्राडे में पुल बैक दे रहे हैं, बट फिर भी पुल बैक कहाँ सपोर्टेड है विद गुड स्टैट्स। पहला स्टॉक जो मैं रखना चाहूँगा वो है L&T फाइनेंस, विदाउट एनी इफ्स एंड बट्स, एनी डाउट्स स्ट्रॉन्गेस्ट NBFC इस दौर की। आज 3% ऊपर आके ट्रेड करते हुए, और जिसे कहते हैं एक रीजनेबल कूलिंग ऑफ हुई यहाँ पर, बहुत ही रीजनेबल। कहाँ निफ्टी आज सुबह सुबह अपने 50 डिमा को विजिट करके आया, उसके अगर कंपैरिजन में आप देखिए तो L&T फाइनेंस मात्र आज सुबह का डिप था 20 डिमा तक का, लैच ऑन किया, बाजार ने उसको ग्रिप किया और एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक करीब 3% ऊपर। एक बात यहाँ कहने वाली ये है कि पूरे इस दौर में अगस्त 2025 से लेकर अब तक नॉट अ सिंगल डे ये स्टॉक कभी 20 डिमा के नीचे सेटल हुआ। तो आज भी 20 डिमा के आसपास गया तो बाइंग इमर्ज हुई, जिसे कहते हैं एक्यूट स्ट्रेंथ। वो दूसरे केस में आऊँगा रिवर्सल। एक यहाँ पे स्टॉक रखूंगा BHL, कैपिटल गुड्स में पोस्ट Q2 नंबर्स जिससे स्टॉक ने सबसे डिसेंट मूव दिया, उसमें ये भी शामिल था। आज कल के बड़े पेन के बाद कल के लो को नहीं तोड़ा इसने, एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस सुबह 9:30 के आसपास था, और उसके बाद अब 20 डिमा को स्ट्राइक करता हुआ 10 डिमा से आज इंट्राडे में घूमा था भी हायर लेवल से, बट अच्छी अगर आप देखें कवरिंग नजर आ रही है BHL में। एक स्टॉक ये अगेन मिडवे शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट, L&T फाइनेंस का केस दूसरा था, और एक स्टॉक रखना चाहूँगा दैट्स SRF। आज केमिकल बास्केट में इस स्टॉक ने अपना पुल बैक दिया 6 मार्च 2025 से लेकर अब तक पूरी की पूरी ट्रेजेक्ट्री वहीं से पुल बैक दिया। एक मल्टी मंथ बेस था, वहाँ से पुल बैक दिया। 2902 पे ट्रेड करता हुआ 200 डेमा को रीगेन करके, माइट भी थोड़े से ट्रेडिंग स्विंग्स उसमें पॉसिबल है, लेकिन जहाँ तक एक्यूट स्ट्रेंथ की सवाल है वहाँ पे सिर्फ परसिस्ट करता है L&T फाइनेंस। अनुज, आज अगर ये हम 25,900 की ट्रेजेक्ट्री को भी बचा के ले जाएं, और एक अभी तो ट्रेड डील पे बहुत कुछ आना है अनुज, मतलब
क्या 25,900 पे 25,800 पे एक टेम्परेरी बेस बनने की संभावना है? और ट्रेड डील के फ्रंट पे अगर कुछ पॉजिटिव निकल के आ जाए तो क्या यहाँ से एक रीजनेबल पुल बैक आ सकता है क्या? बिल्कुल, देखिए ट्रेड डील पे तो डिसीजन आई थिंक अभी टाइम लगेगा, अभी तो 2 दिन उसके बाकी हैं, लेकिन मेरे ख्याल से वीरू एक और चीज़ जो है ना, ट्रेड डील तो 10 और 11 को होनी है, और कल जो फेड का फैसला आना है ना, मुझे लग रहा है कि उससे पहले कल शॉर्ट्स एक बार के लिए तो शायद अपनी पोजीशन को कवर करना चाहेंगे, क्योंकि यू नेवर नो, परसों को अगर कल को मतलब परसों अगर बड़ा ग्लोबल मार्केट में ब्रेक अवे गैप मिल गया तो उस वजह से। और देखिए मार्केट का ट्रेंड ना बहुत जल्दी बदलता है। फ्राइडे को हम कहाँ एकदम से ऑल टाइम हाई की बात कर रहे थे, और कहाँ कल आते आते एकदम से मार्केट कोलैप्स हुआ, और आज सुबह तो एक ऐसा लग रहा था कि एज इफ मार्केट बंद हो रहा है। कल आज सुबह तो इस तरीके का वो लग रहा था। वो आई थिंक सबसे ज़्यादा जो दिक्कत हुई ना, वो सबसे ज़्यादा दिक्कत लीवरेज पोजीशन की हुई। वो सारा का सारा मामला एमटीएफ बुक का था, उसकी वजह से। और हो क्या रहा था, क्योंकि मार्केट में मिड कैप स्मॉल कैप चल ही नहीं रहे थे, तो बहुत लोग कहते थे कि ये तो डिस्ट्रीब्यूशन रैली है, सिर्फ लार्ज कैप चल रहे हैं, सिर्फ सेलेक्ट 20 स्टॉक चल रहे हैं। वो सही था, और जैसे उसमें एक दिन प्रॉब्लम आई, मार्केट थोड़ा सा ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर गया। तो ये पॉसिबिलिटी रहेगी। मैं इंस्टेड ऑफ सेइंग कि हम किस लेवल के ऊपर बंद हो तो कॉन्फिडेंस लौटेगा, मैं एक चीज़ कहूँगा कि जो आज का लो है ना 25,700 750, बस उसको अब आपको डिफेंड करके रखना। अगर उसको आप डिफेंड कर रहे हैं तो पॉजिटिव होगा। और अपसाइड पर आई थिंक एकदम कॉन्फिडेंस लौटने के लिए तो आई थिंक हमको 20 डे रिक्लेम करना होगा, जो आज मेरे ख्याल से 26,000 पर प्लेस्ड है। अब आज तो मुश्किल है, लेकिन कल परसों में न्यूज़ बेस्ड अगर मिल जाए 26,050 के ऊपर तो शायद बेटर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। श्रेया जी, लेकिन मेरा सवाल उससे पहले ये कि आपने मिड कैप स्मॉल कैप का जिक्र किया, ब्रॉडर मार्केट्स का अच्छी रिकवरी नो डाउट, लेकिन डर लगता है मिड कैप्स में और स्मॉल कैप्स में जिस तरीके से ब्रूटल करेक्शन आई थी। अब इस रिकवरी को कैसे देखिए और क्या करना चाहिए इस रिकवरी में? देखिए मेरा ये मानना है श्रेया कि ना हम मिड कैप और स्मॉल कैप को ना बहुत लूजली यूज़ करते हैं। किसी भी मार्केट में आपको, बड़ी से बड़ी बुल मार्केट में आपको ऐसे स्टॉक मिल जाएंगे जो नहीं चलेंगे, और ख़राब से ख़राब मार्केट में ऐसे स्टॉक मिल जाएंगे जो अच्छा चलेंगे। वो आपका काम है उसके बाद उन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना और उनमें पोजीशंस बनाना, है ना। अब देखें, आप अगर वीक मार्केट में भी काफ़ी स्टॉक चल रहे थे, अच्छी मार्केट में भी केन्स जैसे स्टॉक नहीं चल रहे थे। अब आज केन्स में रिकवरी आ गई फॉर एग्जांपल, अब वो 10% भाग गया। लेकिन ऐसे मूव्स को ना आप ऐसे हर मूव को आप नहीं पकड़ पाएंगे, और आपको कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, मैं आपको बताऊं तो। क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि आपको जहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉलेटिलिटी है वहीं पैसा बनाना है। पैसा बनाने के लिए और काफ़ी सारे स्टॉक्स पड़े हैं, जैसे पीएसयू बैंक्स हैं। पीएसयू बैंक्स में फिर भी आपको रीजनेबल आज एक व्यू था आज सुबह की रिकवरी में कि चलिए इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। BHEL हो गया एक और एग्जाम्पल है ऐसा, जिसमें आपको लग रहा है LTF L&T फाइनेंस एक और एग्जाम्पल है, जो लगातार अपनी एक खुद की बुल मार्केट में था, लेकिन मार्केट के करेक्शन में थोड़ा ये भी ज़्यादा गिर गया। डिलीवरी एक और एग्जाम्पल है जैसा। तो ऐसे कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर थोड़े से अपने खुद के पैटर्न्स अच्छे चल रहे हैं, वहाँ पर आप चाहें तो लोअर लेवल पे सोच सकते हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज़, आज सुबह हमने बात की थी इसकी कि एकदम मेक और ब्रेक लेवल पे है। ChatGPT का स्टॉक था आज ये, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, और देखिए आप किस तरीके की इसमें रिकवरी आई है यहाँ पर। तो आपको थोड़ा सा इस तरीके के स्टॉक सेग्रीगेट करना पड़ेगा, क्योंकि इस मार्केट में भी अगर आप किसी ऐसे स्टॉक में फंस जाएंगे जहाँ पर रिकवरी के चांसेस ही नहीं है, तो फिर दिक्कत बढ़ सकती है आपकी। ठीक है, मेरा एक और सवाल इंडिगो पर है स्पेसिफिकली। इसके साथ आप रफ्तार के घोड़े और फिसड्डी स्टॉक्स का भी जिक्र कीजिएगा, लेकिन एविएशन मिनिस्टर का बयान और DGCA ने इंडिगो को 5% शेड्यूल कम करने को कहा है। इस खबर को कैसे देख रहे हैं, इस अपडेट को कैसे देख रहे हैं? और इंडिगो अभी भी देखिए नीचे स्तरों पर 1.5% नीचे, क्या किया जाए? देखिए इसमें ना क्या है, वो जो बड़ी वाली शॉर्ट ट्रेड थी वो प्ले आउट हो गई है, जो हमने आइडेंटिफाई की थी और जो हमने बात भी की थी जिसकी। अब यहाँ से होगा क्या, पहली बात तो ये, मैं बहुत ज़्यादा रिएक्शन देखता हूँ लोगों के, जैसे हमारे जो न्यूज़ ग्रुप्स वगैरह होते हैं उनमें भी कई बार हो जाता है ऐसा, 5% कट किया, अरे 5% कट कर दिया। फिर कोई कहता है नहीं लेकिन 5% तो बहुत कम है, 10% की पेनल्टी शायद लगनी चाहिए थी। लंच कर रहा हूँ, लंच पे भी जो मतलब जो मार्केट नहीं, जो जिनका मार्केट से काम नहीं है, जो बाकी चीज़ों में काम है जिनका, उनके भी सवाल यही होते हैं कि अच्छा सर इस पर क्या होना चाहिए, इस पर पेनल्टी लगनी चाहिए या इस पर CEO को फायर करना चाहिए। हर कोई बात सिर्फ इंडिगो की कर रहा है सिर्फ यहाँ पे ना। अभी मुझे लगता है कि फाइनल एक्शन बाकी है। अभी ये जो स्टॉक है ना, अभी कुछ समय के लिए आप इसको भूल जाएं, ठंडे बस्ते में डाल दें।
इसमें जो एक बहुत बड़ी ट्रेड हमने आइडेंटिफाई की थी वो प्ले हो गई। जो एक वो इन्वेस्टमेंट थीम थी वो पूरी की पूरी रिकवर हो चुकी थी, हमने बात की थी। और अब यहाँ पर थोड़ा सा एक वेट एंड वॉच की अप्रोच रखें। चलिए अब रफ्तार के घोड़े और फिसड्डी स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। रफ्तार के घोड़ों में सबसे पहले है केन्स टेक। आधा होने के बाद एक रिलीफ रैली आई इसमें, और बैन में भी ये स्टॉक तो थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग आ गई, तो कोई बहुत बड़ा सरप्राइज़ नहीं है यहाँ पर। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, क्योंकि आज पूरी की पूरी ईएमएस स्पेस भागी, तो इसमें रिकवरी यहाँ पर भी आ गई। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में भी करीब करीब 7%, 7% भाग गया ये। डिलीवरी देखें अगर आप, तो इन्होंने एमएसएमई के लिए एक सेवा शुरू की और इंटरनेशनल एयर पार्सल, उसकी वजह से ये भाग गया। फिसड्डी स्टॉक्स की अगर आप बात करेंगे तो कोफोज यहाँ पर ईयर टू डेट शेयर नेगेटिव हुआ। इसके अलावा आप एशियन पेंट्स देखें तो यहाँ पर एक सेंस बन रही है, कुछ देर में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि शायद प्राइसिंग प्रेशर फिर लौटा हो। और ग्रो एक और शेयर है जहाँ पर ये अपने हाई से करीब करीब 25% फिसला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, और रफ्तार के घोड़े और फिसड्डी स्टॉक्स में डिस्कस कर लिए हैं। अब ट्रेंडिंग स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। वही सारे स्टॉक्स आपको उसमें भी शामिल नजर आएंगे, और क्योंकि मार्केट में रिकवरी आई है तो तेजी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स के साथ शुरुआत की जाए। टाइटन ये कोशिश कर रहा था खराब मूड माहौल में भी चढ़ने का, 2.5% तेज आज के सेशन में। इटर्नल 2% की तेजी के साथ कर रहा है कारोबार, हम डिस्कस कर रहे थे सुबह से। इटर्नल पर भी अदानी एंटरप्राइजेज चढ़ गया 1.5%, और श्रीराम फाइनेंस में भी 1.5% की करीब करीब खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा केन्स टेक ब्रोकरेजेस की शानदार रिपोर्ट, और इनफैक्ट अब कंपनी का एक और बयान आया, उसको और डिटेल में समझेंगे आगे शो में। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट उस पूरी स्पेस से चढ़ता हुआ 6% से ज़्यादा। आरवीएनएल 2%, और अभी डिलीवरी का जिक्र कर रहे थे 5% की तेज़ी के साथ एमएसएमईज के साथ ये टाइप, और ये चढ़ता हुआ। एशियन पेंट्स जो गिरावट का शिकार हुआ है आज, 4% से ज़्यादा का डेंट इस पर्टिकुलर काउंटर पर। और आईटी एज अ पैक कमज़ोर आज। टेक महिंद्रा 1.5% नीचे, विप्रो भी 1.5% नीचे कारोबार करता हुआ नजर आएगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा करीब करीब आपको 1% ज़्यादा की गिरावट के साथ यहाँ पर दिखेगा। कोफोर्ज आईटी पेन में है 4% नीचे। हीरो मोटोकॉर्प यूएसबी की रिपोर्ट 2% नीचे, मार्केट शेयर लूज किया इन्होंने। पतंजलि फूड्स एफएमसीजी पैक्स सबसे ज़्यादा टूट रहा है आज के सेशन में, और सीमेंस में भी यहाँ पर 1.5% के करीब गिरावट देखने को मिल रही है। आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम का क्रम समझते हैं। फंडामेंटल राय देने के लिए आज हमारे साथ हैं मार्केट स्मिथ इंडिया के मयूरेश जोशी जी। टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, रचना वैद्य, अमित सेठ, अरुण कुमार मंत्री और जतिन गेड़िया जी से। 2:15 पर समझेंगे केन्स में क्यों लौट रही है आखिर तेजी। 2:20 पर जॉब डेटा पर बातचीत के लिए हमारे साथ Naukri.com की मैनेजमेंट जुड़ेगा। साथ ही 2:30 बजे यतिन मोहता बताएंगे आपको पेंट्स शेयरों में क्या चल रहा है। 2:40 पर कंचन नौटियाल बताएंगी वो कौन से शेयर हैं जो 2024 में हीरो थे लेकिन 2025 में है जीरो। 2:50 पर आशीष चतुर्वेदी से समझेंगे डिफेंस शेयरों में दम क्यों दिख रहा है। 2:55 पर बिग मार्केट वॉइस में हमारे साथ जुड़ेंगे कैपिटल माइंड के फाउंडर एंड CEO दीपक शेनॉय। 3:05 पर डीलिंग रूम चेक। 3:10 पर जिसे समझेंगे स्ट्रैटेजी कल के लिए। 3:15 पर BTST STBT कॉल्स। ओके, चलिए अब चलते हैं हमारे पैनल के पास और ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं। गुड आफ्टरनून गाबा साहब, बताइए इस समय क्या आपकी ट्रेड? गुड आफ्टरनून टू यू और सभी पैनल्स को भी गुड आफ्टरनून। मेरे ख्याल से इस बार लॉन्ग होना चाहिए और स्टॉक का नाम है AU बैंक। सेटअप के हिसाब से यहाँ पर रेसिस्टेंस नहीं है, इसलिए एक इजी फ्लो बन जाता है। ट्रेड करा AU बैंक 970 के आसपास, स्टॉप लगाना चाहिए 963 का, 64 का, ₹6 का स्टॉप है। फर्स्ट टारगेट रहेगा 980, लेकिन जो सेटअप है उसके हिसाब से लगता है कि आते दिन में शायद 1000 की तरफ जा रहा है। तो AU बैंक सेफ स्टॉक लगता है लॉन्ग से, यहाँ पर रेसिस्टेंस बहुत वीक है। ओके, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक स्ट्रॉन्गेस्ट बैंकिंग स्टॉक, इसमें कोई राय नहीं है। कल का वाई पैटर्न, आज का वाई पैटर्न, प्लीज डायरेक्टर साहब वाई भी रखिएगा स्क्रीन पे, डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ, जैसे कि L&T फाइनेंस के केस में हुआ। हमें जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? जी गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी, श्रेया जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। वीरेन जी, मेरा इस समय का ट्रेड रहेगा ग्लेनमार्क फार्मा। ग्लेनमार्क फार्मा ने एक अच्छा बेस बनाया था 200 EMA पे। रिसेंटली हम यहाँ पे एक अच्छा खासा पुलबैक देख रहे थे। स्टॉक का एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है 1930 से 1940 में, यहाँ पे सारे मूविंग एवरेजेस भी है और स्टॉक वहीं से एक बाउंस दे रहा है। तो ग्लेनमार्क फार्मा बाय करें 1946 का प्राइस है। स्टॉप लॉस रखेंगे 1930 का और टारगेट्स रहेंगे 1980 के, 1980 के। ग्लेनमार्क फार्मा में खरीदारी की राय अमित जी की तरफ से आती हुई। मानस जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी पिक क्या होगी?
गुड आफ्टरनून शेयर जी। तो देखिए, सन फार्मा पे बिकवाली करने का ट्रेड लेना है। सन फार्मा के अगर आप पैटर्न्स देखें तो स्टॉक ने लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का कंफर्मेशन दिया है। 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरा समझना है कि यहाँ पर वीकनेस बढ़ सकती है। तो सन फार्मा के फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी। आपको जो स्टॉप लॉसेस है वो 1810 1810 का लगाना है। करंट लेवल्स पे एक सेल कॉल लेना है और टारगेट आपको सेट करना है 1750 1750 के। ऑप्शन में आप 1800 वाला पुट ऑप्शन ले सकते हैं। 29 रुपीज पे ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। स्टॉप लॉस आपको इसमें 19 रुपए के नीचे लगाना है और टारगेट 50 रुपए के सेट करना है। ओके, सन फार्मा ये इस समय आपके लिए एक सेल कॉल हो गई मानस जी की तरफ से, या तो पुट ले लें आप। रचना जी के पास चला जाए। रचना जी गुड आफ्टरनून। रचना जी बताइए आपकी ट्रेड। जी गुड आफ्टरनून। मेरी इस वक्त की ट्रेड रहेगी एलआईसी में। एलआईसी को हम लॉन्ग करेंगे। अभी एक दो दिन लॉन्ग साइड पे रहना वुड बी अ बेटर ट्रेड। तो एलआईसी को 865 पे हम बाय करेंगे फ्यूचर्स में। यहाँ पे ये जो मीन रिवर्जन ट्रेड हो रहा है उसमें थोड़ा और स्कोप है अपसाइड पे मूवमेंट का। इस काउंटर को हम कल तक 875 और 880 तक जाते हुए देख सकते हैं। एसएल होगा हमारा 860 पे। सो 860 का एसएल एंड 875 एंड 880 एज अ टारगेट। ओके, एलआईसी दिसंबर फ्यूचर्स बाय करना है। शॉर्ट कवरिंग इसमें 0.5% ओपन इंटरेस्ट डिक्लाइन, नीचे ओपन इंटरेस्ट घटा है, याद रखिएगा। शॉर्ट कवरिंग इसमें अच्छी होती हुई। अरुण जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। वीरेंद्र जी गुड आफ्टरनून। वीरेंद्र जी मुझे लग रहा है मदरसन सुमी में एक जो ब्रेकआउट आया था उसको रीटेस्टिंग वापस हो चुकी है, तो यहाँ से इसमें मोमेंटम पॉजिटिव बन सकता है। तो संवर्धना मदरसन में खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस 115 के आसपास लगाएं और 121 के टारगेट्स रखें। मुझे लग रहा है इसमें मोमेंटम आना चाहिए। कुछ कुछ लॉन्ग एडिशंस देखने को भी मिल रहे हैं, तो इसको एज ए पोजिशनल ट्रेड लेके जा सकते हैं। ओके, संवर्धना मदरसन, ये अरुण कुमार मंत्री जी की पिक हो गई। यहाँ पे खरीदारी की राय। तो अभी तक एक सेल की कॉल आई है, बाकी सारी बाई की कॉल एक एक करके स्क्रीन पर रख देती हूँ। आपके टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं। गाबस ने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक चुना है। यहाँ पे खरीदारी की राय उनकी तरफ से 980 तक के टारगेट देख रहे, वो 964 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अमर जी को पसंद आ रहा है ग्लेनमार्क फार्मा, यहाँ पर खरीदारी की राय उनकी तरफ से 1980 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है। साथ ही आपको स्टॉप लॉस 1930 का मेंटेन करना है। मानस जी ने सेल की कॉल रखी है। सन फार्मा को पसंद नहीं आ रहा, 1750 तक के नीचे तक के टारगेट हैं, 1810 का स्टॉप लॉस लगाइए। रचना जी कह रही हैं कि एलआईसी लॉन्ग कर सकते हैं और 880 तक के टारगेट देख रही हैं वो। 860 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। अरुण कुमार मंत्री जी ने अभी अभी संवर्धना मदरसन चुना है। बाई की कॉल 180 माफ कीजिएगा 121 के टारगेट और 115 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। अब चलते हैं इन्वेस्टमेंट आइडिया की ओर। मयूरेश जोशी जी हमारे साथ मौजूद है। मयूरेश जी गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए फंडामेंटल आइडिया क्या होगा आपका? आफ्टरनून श्रेया जी, आफ्टरनून अनुज जी, एंड आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल। हमें लगता है आई थिंक सैम इंडिया, यानी जो पहले इसका नाम आईटीडी सीमेंटेशन था, ये स्टॉक आपके वॉच लिस्ट या फोकस में जरूर रहना चाहिए। हमारे वॉच लिस्ट पे ये स्टॉक जरूर है। दो तीन की रीजंस। एक, आई थिंक जो रेवेन्यू ग्रोथ आपने पिछले तिमाही में देखी थी, अगले दो तिमाहियों तक, जैसे मानसून और एक्सटेंडेड मानसून इज लार्जली ओवर, यहाँ पे एक अच्छी ग्रोथ देखने मिल सकती है और एक अच्छा ट्रैक्शन। दूसरा, आई थिंक पिछले तिमाही में जो EBITDA मार्जिन से कंपनी ने पोस्ट किए थे लगभग 11.1% के आसपास, ये सिग्निफिकेंटली बेटर थे पूरे वित्त वर्ष, जो पिछला वित्त वर्ष था इनका, वेयर दे पोस्टेड मार्जिन्स ऑफ 10.2%। एट द सेम टाइम अगर आप इनकी ऑर्डर बुक देखें तो लगभग 21,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, लार्जली डिवाइडेड बिटवीन मैरिटाइम प्रोजेक्ट्स यानी जेटीज, बर्थ्स, पोर्ट डेवलपमेंट, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मेट्रो में काम आते हैं। दूसरा, आई थिंक जो इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर्स की हम बात करते हैं, ये सारी चीजों में सैम इंडिया, नॉट सैम इंडस्ट्री, सैम इंडिया काम करता है। और इसकी वजह से मुझे लगता है आई थिंक जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं रेवेन्यू विजिबिलिटी की विद बेटर एग्जीक्यूशन, शायद आरओईज जो 20-21% पे पोस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे एक बेटर प्रदर्शन रह सकता है। तो सैम इंडिया हमारे वॉच लिस्ट पे है। हमें लगता है अर्निंग्स की ट्रेजेक्टरी ये स्टॉक के लिए अच्छी रह सकती है। ओके, सैम इंडिया मिला नहीं हमें स्टॉक का मयूरेश जी, कोई नहीं, कोशिश करेंगे। ये SAM ही है ना वैसे? सीएम अनुज जी, सीएम इंडिया, आईटीडी सीमेंटेशन जिसका पहला नाम। अच्छा, आईटीडी सीमेंटेशन जिसका नाम चेंज हो गया। ठीक है, ओके, ठीक है। ये हाँ, समझ गया। इसका नाम चेंज हुआ है। इसको अभी हम तो कुछ देर में दिखाते हैं वापस। खैर एनीवे, ये मयूरेश जी की पिक हो गई। अब एक काम करते हैं, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं।
मार्केट में वापस एक बार गिरावट आ रही है वैसे। और जो हम बात कर रहे थे ना कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी मत होइएगा, अभी एक बार लास्ट का घंटा बाकी है, 1.5 घंटा, वापस 25,840 पर इस समय निफ्टी पर। और हीरो मोटोकॉर्प लेकर आइए एक बार जरा, कुछ देर में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन 2.5% नीचे। मानस जी, ये ट्रेंड रिवर्सल है क्या हीरो मोटो का? देखिए, हीरो मोटोकॉर्प में वीकनेस तो डेफिनेटली है, क्योंकि अगर आप देखें तो हाई लेवल पे स्टॉक सस्टेन नहीं हो पा रहा। मॉर्निंग में ये मैंने मेंशन किया था कि 10 और 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। आई थिंक ये इसमें करेक्शन डीप हो सकता है, शायद 50 डे मूविंग एवरेज जो कि 50 से 50 के आसपास है, उसको स्टॉक टेस्ट कर सकता है, क्योंकि रैली भी काफी बड़ी थी, तो करेक्शन भी डीप हो सकता है। मेरा समझना है कि कभी भी कोई बाउंस बैक मिले तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट होना है और फ्रेश खरीदारी 61.75 के ऊपर ही करनी है। ओके अच्छा, मयूरेश जी ने जो स्टॉक बताया था ना सेम इंडिया, उसका जो एक्सचेंज सिंबल है वो सेम्प्रो है एक्चुअली, और उसका नाम सेम इंडिया। जी हाँ, अदानी सेम ने जब एक्वायर किया उसके बाद नाम चेंज हुआ इसका ITD सीमेंटेशन का। और मयूरेश, अभी ओपन ऑफर प्राइस के ऊपर है ना स्टॉक वैसे? यस यस अनुज, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, वही मुझे मेरी मेमोरी फिर से मैं रिफ़्रेश करने की कोशिश कर रहा था। और खैर एनीवे, अब क्या करना है हमें नेक्स्ट, ज़रा बताइए मुझे। 130 पॉइंट निफ्टी नीचे है और करीब करीब 16 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर है। मिड कैप इंडेक्स यहाँ पर हल्की सी रिकवरी है, लेकिन आज केन्स में ठीक ठाक रिकवरी आई है। अब वो रिकवरी क्यों आई है, कैसे आ गई एकदम से, 13% क्यों भाग गया, अब क्यों गिरा था इसका भी कोई कारण नहीं था, क्यों रिकवर हो गया इसका भी कोई कारण नहीं है। बस ये है कि ऐसे स्टॉक्स की मर्जी होती है अपनी। लेकिन श्रेया बताइए, कुछ ब्रोकरेज की रिपोर्ट भी आई थी इसके ऊपर? कारण ढूंढने की कोशिश कर रहे थे हम सर, और ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट याद होगी आपको, मैंने सुबह सुझाया था, अपने दर्शकों को बताया था। मैक्वेरी काफ़ी पॉजिटिव, इनफैक्ट JP मॉर्गन और मैक्वेरी दोनों ही पॉजिटिव है लंबी अवधि के नज़रिए से। केन्स टेक पर 7,550 तक के टारगेट आए हैं, यहाँ से अच्छा खासा अपसाइड पोटेंशियल केन्स टेक में देख रहे हैं वो। मैक्वेरी ने कहा, थोड़ी बातें तो उन्होंने कही है। एक तो उन्होंने कहा कि निवेशकों का भरोसा भी जीतना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कंपनी के लिए, और अकाउंटिंग प्रॉब्लम को तो खंडन किया है कंपनी ने। कुछ कोटक सिक्योरिटीज़ के बातों से सहमति दिखाई है, लेकिन गड़बड़ी होने की आशंकाएं उन्होंने इस बात की खंडन की है। और अभी जो ताज़ा बयान आया है केन्स का, वो कह रहे कि ऑडिटर बदलने की जो खबरें आ रही है बाजार में, अभी उस पर कंपनी कुछ ऐसा सोच नहीं रही है। फिलहाल ऑडिटर बदलने को लेकर कोई चर्चा नहीं होगी, बोर्ड के सामने इस तरह का कोई प्रस्ताव भी नहीं रखा गया है, और मौजूदा ऑडिटर अपना काम जारी रखेगी इनफैक्ट, और ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। तो JP मॉर्गन और मैक्वेरी काफ़ी बुलिश साउंड कर रहे हैं केन्स टेक को लेकर। हालांकि उन्होंने ये ज़रूर मेंशन किया कि नियर टर्म में थोड़ी वोलेटिलिटी रह सकती है जिस तरीके से खबरें आए हैं, लेकिन ग्रोथ स्टोरी थोड़ी इंटैक्ट नज़र आ रही है। ग्रोथ स्टोरी थोड़ी इंटैक्ट नज़र आ रही है। मयूरेश जी, क्या करेंगे केन्स पर? आज तो 13.5% ऊपर है। नहीं तो इतनी पिटाई के बाद आई थिंक एक बाउंस बैक आ गया है, और जो मैनेजमेंट के स्टेटमेंट्स आए ये ऑडिटर्स बदलने की जरूरत नहीं है, आई थिंक वो थोड़ा स्ट्रीट को थोड़ा कॉन्फिडेंस दे रहा है, क्योंकि अगर ये दिक्कत जारी रहती थी तो कहीं ना कहीं आई थिंक एक ओवरहैंग स्टॉक पे जरूर रहता था। हाउएवर आई थिंक Q3 के नंबर्स में ये सारी पुष्टि कैसे करती है कंपनी, एक तो रिपोर्टेड नंबर्स, और दूसरा आई थिंक ये जो एलिगेशंस इन पे लगे हुए हैं थ्रू द रिपोर्ट, इनकी आई थिंक एक सफिशिएंट रिप्लाई कैसे देती है थ्रू नंबर्स and through their auditor statements as well in reported Q3 numbers, ये स्ट्रीट बहुत क्लोजली देखना चाहेगा। तो मुझे लगता है आई थिंक आफ्टर द ड्रबिंग जो स्टॉक को मिली है, एक नेचुरल था कि बाउंस बैक आ जाएगा। स्टेटमेंट्स आल्सो ऑब्वियसली हेल्प, बट आई थिंक वी एटलीस्ट एट मार्केट्स विद इंडिया देखना चाहते हैं कि Q3 के नंबर्स और सराउंडिंग कमेंट्री इंक्लूडिंग ऑडिटर स्टेटमेंट्स एंड कमेंट्री कैसे रहेगा। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं। एक मैनेजमेंट जुड़ी हमारे साथ। अक्टूबर की गिरावट के बाद नवंबर में नौकरियों की बहार है, नौकरियों ने फिर से रफ्तार पकड़ी है, नौकरियां 23% बढ़ी हैं। सबसे ज़्यादा उछाल वाइट कॉलर हायरिंग में दिखा है। कहाँ से आई है सबसे ज़्यादा डिमांड? हमारे साथ नौकरी के चीफ बिजनेस ऑफिसर पवन गोयल जुड़े हैं। पवन जी, गुड आफ्टरनून। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या नवंबर के आंकड़े को देखकर एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लग रहा है वापस इकोनॉमी में, और क्या ये जो GST कट हुआ था उसके बाद जो डिमांड में एक रिसर्जेंस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या कंपनीज उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है, या मतलब उस तरीके से देखा जाए इसे? देखिए, अक्टूबर नवंबर में छुट्टियां बहुत होती हैं, कभी फेस्टिवल कभी अक्टूबर में आता है, कभी नवंबर में आता है। तो जब हम ईयर और ईयर यदि कंपेयर करें तो हमें अक्टूबर और नवंबर दोनों को मिला के साथ देखना चाहिए। यदि हम दोनों को साथ मिला के देखते हैं
तो अक्टूबर और नवंबर पिछले साल के मुकाबले करीब 7% की बढ़ावट है, जो कि हर क्वार्टर यदि कैलेंडर ईयर Q1, Q2, Q3 लगभग ये 6 से 8% के रेंज में ही रहा है। तो अभी कोई जीएसटी के कारण इम्पैक्ट है या नहीं कह सकता, बट ओवरऑल ये साल पूरा 6-7% के रेंज में चल रहा है। वही रेंज बाउंड है, कभी किसी महीने में थोड़ा ज्यादा हो जाता है, किसी में कम, बट 6 से 7% के रेंज में चल रहा है। ओके, 6 to 7%, नॉट ए ट्रेंड येट, आपकी बात से ये निकल के आ रहा है। अच्छा पवन जी, मैं एक बात पूछूं आपसे, आईटी हायरिंग कैसी है? अगर आप पिछले 6 महीने के 3 महीने के ट्रेंड को रख पाएं, आईटी की हायरिंग लार्ज कैप कंपनियां कैसी कर रही हैं, मिड कैप कंपनियां कैसी कर रही हैं? और एक और चीज़, एआई रेडी जो लेबर है या फिर एआई रेडी जो आपके वर्कफोर्स है, उसकी हायरिंग का ट्रेंड थोड़ा बताइए, वो कैसा है इस वक्त? आईटी हायरिंग पिछले साल तो में गिरावट थी, इस साल गिरावट नहीं है पर बढ़ावट भी नहीं है, लगभग फ्लैट चल रही है। 1-2% का वेरिएशन रहता है क्वार्टर टू क्वार्टर, बट आईटी हायरिंग में ओवरऑल बढ़ोतरी दिख नहीं रही है। जहां तक स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न्स का है, स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न्स केवल आईटी नहीं, वो तो सभी तरह के लोग हायर करते हैं। तो स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न्स में 15 से लेके 25% के रेंज में अच्छी खासी हायरिंग हो रही है। तो स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न में बढ़ोतरी है, पर आईटी में भी फ्लैट है। जहां तक एआई रेडी टैलेंट का है, तो जो सबसे ज्यादा डिमांड है आईटी में, वो एमएल और एआई स्किल्स के लिए है। वहां पे करीब इस क्वार्टर यदि आप देखेंगे तो 40 से 50% की ग्रोथ है डिमांड में। तो आईटी में एआई की डिमांड तो काफी बढ़ रही है। ओके, आईटी में डिमांड बढ़ रही है, एआई स्पेशली। पवन जी, वैसे फ्रेशर्स की हायरिंग कैसे चल रही है अभी, और कौन से सेक्टर्स अगर मैं पूछूं जो फ्रेशर को अभी हायर कर रहे हैं? सिर्फ फ्रेशर यदि आप शुरू के क्वार्टर में देखें Q1 में, तो फ्रेशर की हायरिंग डिक्लाइन हो रही थी, पर क्वार्टर टू क्वार्टर फ्रेशर में की डिमांड बढ़ने लग गई है। एंड इस क्वार्टर यदि देखेंगे तो फ्रेशर की डिमांड लगभग लैटरल से थोड़ी सी ज्यादा है। पहले फ्रेशर की डिमांड आईटी सेक्टर में ज्यादा आती थी, पर अब आईटी में फ्रेशर की डिमांड इतनी नहीं है। डिमांड सारे नॉन आईटी सेक्टर्स में है, जैसे ट्रैवल टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी हुआ, आर्किटेक्चर हुआ, रियल एस्टेट हुआ। तो ये सब जो नॉन आईटी सेक्टर्स हैं, उनमें फ्रेशर्स की डिमांड है। दूसरा एक और चेंज है फ्रेशर की डिमांड में, पहले डिमांड मेट्रो सिटीज में ज्यादा आती थी, पर इस समय फ्रेशर की डिमांड नॉन मेट्रो सिटीज, टियर 2, टियर 3 सिटीज में ज्यादा बढ़ रही है। तो ये जो हमारा आप देखेंगे व्हाइट कॉलर की ग्रोथ की डिपेंडेंसी काफी कुछ आईटी पे थी, अब वो आईटी से हटके नॉन आईटी पे आ गई है, और इसीलिए आईटी के फ्लैट होने के बावजूद भी अब हमारी ग्रोथ दिख रही है। तो इंडिया में यदि आप जॉब मार्केट में चेंजेस की बात करें, तो ये आईटी से नॉन आईटी डाइवर्सिफिकेशन हुआ है, और केवल मेट्रो पे डिपेंडेंसी की जगह टियर 2, टियर 3 सिटीज में भी ग्रोथ आई है। दैट्स गुड। टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में अगर आप देखें तो डिमांड है अच्छी, और अब नॉन आईटी जो रिक्रूटमेंट्स हैं वो भी बढ़ रहे हैं। ये आपकी अब तक की इंटरेक्शन की मुख्य बातें हैं। मुझे एक और बात मैं जानना चाहूँगा, हाउ रिटेल इज़ डूइंग? रिटेल में इस वक्त हायरिंग कैसी हैं? और ये एक बहुत बड़ा, अगर आप देखें, ढांचा है, और वो एग्जैक्टली अर्थव्यवस्था कैसा कर रही है उसका भी एक बहुत बड़ा संकेत होता है। रिटेल की हायरिंग कैसी रही है बीते 3 महीने में, 2 महीने में? जैसे कि आपने कहा कि एग्जैक्टली ये सेंस करना अभी कि जीएसटी कट का कितना फ़ायदा आया है, वो अभी सेंस करना बहुत जल्दबाजी होगा, बट फिर भी अगर पिछले 3 महीने के ट्रेंड्स को बताएं आप। रिटेल सेक्टर का मेरे पास ब्रेकआउट नहीं है, पर जैसे यदि एफएमसीजी, फूड्स, बेवरेज वो सेक्टर देखते हैं तो वहां पे 9% ग्रोथ है। तो रिटेल का इन स्पेसिफिक मुझे अभी नहीं है, तो मैं आपको नहीं कमेंट कर पाऊंगा, बट रिटेल जहां तक मुझे ध्यान है थोड़ा लगभग मतलब जहाँ ज्यादा बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं है, तो वहां डिक्लाइन भी नहीं है, जहां जितना मुझे मेरी मेमोरी से याद है। एक और चीज आपको बताना चाहूंगा कि जो आप पूछ रहे थे ना किस तरह की जॉब में क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो 2 तरह के चेंजेस हैं। एक तो बहुत स्पेशलाइज्ड टैलेंट जो है ना, तो जो प्रीमियम कमांड करता है, वहां पे बहुत अच्छी डिमांड है। तो जैसे 20, यदि हम सैलरी प्रॉक्सी लेते हैं, तो 20 लाख से प्लस जो सैलरी जिनकी है, उस सेगमेंट में ग्रोथ 20% से भी ऊपर है। एक तो वो वाला है। दूसरा जो फीट ऑन स्ट्रीट बोलते हैं हम, ओके, जो फीट ऑन स्ट्रीट जो जिनकी सैलरी 5 लाख से कम है, वहां पे भी सब्सटैंशियल डिमांड है। तो जॉब का जो स्ट्रक्चर जो मिडल है वो स्क्वीज हो रहा है,
पर टॉप एंड टैलेंट और बॉटम एंड टैलेंट यहाँ पे दोनों में डिमांड बढ़ रही है। ओके, बहुत शुक्रिया पवन जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये डिटेल्स बताने के लिए। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आगे बढ़ रहे हैं और निफ्टी 146 अंक नीचे फिलहाल। बैंक निफ्टी आपको फ्लैट कारोबार करता हुआ नजर आएगा। हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं पैनल में जतिन गेडिया जी। जतिन जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। काफ़ी दिनों बाद आपसे बातचीत हो रही है। पहले तो बताइए आपकी इस वक्त की कॉल क्या होगी? गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं एक स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच हमें अपनाना होगा इस दौर के बाजार में। हम फाइनेंशियल्स की तरफ पॉजिटिव है। इसके लिए चोला फाइनेंस हमारा प्रिफर्ड पिक रहेगा या तो ट्रेडिंग बेट रहेगा आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। हमें लगता है कि चोला फाइनेंस एक कंसोलिडेशन में है। आगे जाते हुए हमें कंसोलिडेशन अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट का एक्सपेक्टेशन है। इसके लिए करंट स्तरों पे बाय करने की सलाह रहेगी। 1690 रुपए का स्टॉप लॉस रखना होगा और ऊपर में 1775 के टारगेट एक्सपेक्टेड है। ओके, चोला इन्वेस्टमेंट, ये हो गई कॉल जतिन जी की। अब चलते हैं हम गाबा सर के पास। गाबा सर, गुड आफ्टरनून, आपकी कॉल। गुड आफ्टरनून टू यू। आई थिंक स्टॉक जो इस वक्त ले सकते हैं वो है होम फर्स्ट। होम फर्स्ट ट्रेड है 1153 के आसपास, स्टॉप लगाएंगे 1140 का, करीब 13 रुपए का स्टॉप है। एक दो दिन देंगे तो शायद 1200 पॉसिबल है होम फर्स्ट। ओके, होम फर्स्ट फाइनेंस 1153 पे आपकी बाय कॉल। अमित जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा कैश में? जी वीरेन जी, मैं रैडिको खैतान के साथ जाऊंगा। एक कंटिन्यूसली अच्छा स्ट्रक्चर है यहाँ पे, हाई लोस इंटैक्ट है। इस बार भी स्टॉक 50 डमा से बाउंस कर रहा है, तो इसे बाय करें। 3150 3150 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 3300 के। ओके, रैडिको खैतानी एफएमसीजी पैक से अमित जी की पिक हो गई। अरुण कुमार मंत्री जी, आपका टॉप कैश कॉल क्या होगा? शायद एक स्मॉल कैप स्टॉक रहेगा। जामना ऑटो में खरीदारी की सलाह है। 122 के आसपास चल रहा है, तो इसको करंट रेट पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 120 का स्टॉप लॉस रहेगा और 128 तक के टारगेट्स रहेंगे, तो पोजिशनल बेसिस पे इसको लेके चल सकते। ना ऑटो, ये हो गई अरुण कुमार मंत्री जी की पिक। यहाँ पर ये टॉप कैश कॉल में होम फर्स्ट, रैडिको खैतान और जमुना ऑटो सुझाया गया है। एक बार डिलीवरी लेकर आई है स्क्रीन पर और हम चर्चा कर रहे थे, न्यूज़ भी है इस पर्टिकुलर काउंटर पर। भारतीय एमएसएमईज के लिए डिलीवरी इंटरनेशनल सेवा लॉन्च की है और सस्ती इंटरनेशनल एयर पार्सल सेवा शुरू की है डिलीवरी ने। डिलीवरी का चार्ट रखिए 4.5% की तेज़ी आज के सेशन में। और गाबा सर, आप ही देखिए डिलीवरी का चार्ट। हालांकि जब मार्केट कमजोर होता तो काफ़ी टूटा भी है स्टॉक, लेकिन इस साल में अब तक अगर आप देखें तो 20% का रिटर्न तो दिया है डिलीवरी ने। 415 के लेवल पर कैसा लग रहा है? खबर भी पॉजिटिव है। खबर पॉजिटिव है, अच्छी बात है, लेकिन ये सेकंड अटेम्प्ट है कि अपमूव मिलने का। ये सस्टेन होता है नहीं कहना डिफिकल्ट है, लेकिन आज का मूव है तो बढ़िया, इज बेटर देन प्रीवियस मूव। हो सकता है ये सस्टेन हो। अगर किसी के पास है तो होल्ड कीजिए। सिर्फ स्टॉप लगाने 408 का डिलीवरी, अब ट्रेड करें 415 के आसपास। अगर किसी के पास नहीं है, लेना है, तो 408 का स्टॉप लगाई। 432 तक पॉसिबिलिटी है। एक बार 432 पार कर लेगा फिर हम कहेंगे यस, ये डाउन मूव हुआ, जो करीब शुरू हुआ था 470 480 से, वो रिवर्स हो जाएगा। लेकिन एक अपमूव तो मिल सकता है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, डिलीवरी। ओके, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से डिलीवरी। अब बात करते हैं एशियन पेंट्स की। एक बार चार्ट लेकर आइए एशियन पेंट्स का। सब कुछ ठीक हो गया था ऐसा लग रहा था, और फिर पिछले 2 दिनों में एकदम से कहीं से वापस बेयर जागा यहाँ पर, और 2 दिन में स्टॉक में देखिए किस तरीके की गिरावट आई। इनफैक्ट अगर 2 दिन का चार्ट है तो वो रख दीजिएगा, थोड़ा सा और इसमें क्लैरिटी दिख जाएगी आपको। लेकिन अकेला नहीं है ये एशियन पेंट्स, बाकी स्टॉक्स भी गिरे हैं। यतिन के पास चलते हैं और जानते हैं कि 3000 से वापस स्टॉक 2800 पर क्यों आया। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि स्टॉक में 6-7% की पिछले 2 दिनों में ही गिरावट आ गई। अगर हम पेंट सेक्टर की बात करें तो एशियन पेंट्स एक हफ्ते में 5-6% नीचे है, बर्जर 4% नीचे है, कंसाई महीने में 10% और 3% इस हफ्ते नीचे है। तो अक्रॉस द बोर्ड हमको देखने को मिल रहा है कि ओवरऑल जो प्रेशर है इन सारी कंपनीज पे बढ़ता हुआ नजर पड़ रहा है। ये बेसिकली ग्राउंड रियलिटी चेक की नोट इनक्रेड की आई है आज, जहां वो बता रहे हैं कि जो डिमांड है खास करके जो फेस्टिव सीजन के बाद है, यहाँ ट्रेंड्स मिक्स्ड हैं। चाहे वो लग्जरी सेगमेंट हो, चाहे वो पुट्टी हो, चाहे वो डिस्टेम्पर सेगमेंट हो, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं पेंट सेगमेंट में, तो जो रुझान है वो मिक्स्ड है। हालांकि अगर हम बिरला ओपस की बात करें तो लोगों को लग रहा था कि उनके जो सीईओ हैं उनके इस्तीफे के बाद चीज़ें चेंज होंगी,
लेकिन इनफैक्ट अगर हम डीलर इंसेंटिव्स की बात करें, रिबेट्स की बात करें, तो वो अभी भी एलिवेटेड लेवल पे है। बिरला ओपस अभी भी बहुत हाई अमाउंट ऑफ इंसेंटिव्स अपने डीलरशिप्स को दे रहा है, एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहा है। इनफैक्ट दक्षिण भारत में इन्होंने इंक्रीमेंटली मार्केट शेयर गेन किया है इंक्रेड के हिसाब से। और अगर हम बात करें तो क्लियरली जो Q3 है, यहाँ बिरला ओपस का प्रदर्शन दूसरी पेंट कंपनियों के मुकाबले बेटर है। तो कहीं ना कहीं बिरला ओपस मार्केट शेयर फिर से एक बार ले रहा है, अपनी पकड़ इंडस्ट्री पे मजबूत बना रहा है। तो जो पहले कंसर्न्स थे वो अभी भी वैलिड इंडस्ट्री के लिए। तो ये कहना कि ये क्या ट्रेंड चेंज है या एशियन पेंट्स को ज्यादा इसका नुकसान फायदा होगा, ये अभी कहना बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन क्लियरली एक स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे बिरला ओपस आपको दिखाई पड़ रही है। इनफैक्ट अगर हम इनक्रेड की बात करें तो इन्होंने जो रिड्यूस रेटिंग है एशियन पेंट्स और कंसाई नेरोलैक पे बरकरार रखी है। ओके, चलिए, तो ये इस समय पेंट सेक्टर पर एक व्यू इनक्रेड का भी। मयूरेश, क्या व्यू रहेगा आपका एशियन पेंट्स पर? नहीं, तो ये रीजन सारे वैलिड है, देयर इज नो टू वेज अबाउट इट, बट कंपटीशन डेफिनेटली रिसीड हो रहा है। सर्टेन पॉकेट्स में कंपटीशन बना रहेगा, एग्रेसिव स्टांस कॉम्पिटिटर्स का भी बना रह सकता है। बट कहीं ना कहीं अगर हम कोर परफॉर्मेंस की बात करें तो जो दूसरे तिमाही का एशियन पेंट्स का परफॉर्मेंस था, वॉल्यूम ग्रोथ को लेके, मार्जिन परफॉर्मेंस था, ये उम्मीद यही जता रहा है कि जो अनऑर्गेनाइज पेंट मार्केट है, जो काफी बड़ा है कंपेयर टू ऑर्गेनाइज मार्केट, और जो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स एक अनऑर्गेनाइज मार्केट में टेंड कर सकते हैं। दूसरा, आई थिंक जीएसटी रैशनलाइजेशन के बाद ऑब्वियसली आई थिंक जो एंट्री लेवल पेंट्स है या लोअर प्राइस पेंट्स है वो बहुत कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री के साथ। और तीसरा, कहीं ना कहीं आई थिंक मुझे नहीं लगता इवन एट दिस जंक्चर कि कंपटीशन विल गो इन एन इंटेंस वॉरफेयर एट दिस जंक्चर। डिस्काउंटिंग फैक्टर, डीलरशिप रिबेट्स, ये सारी चीजें रह सकती है, बट कहीं ना कहीं आई थिंक द वर्स्ट ऑफ कंपटीशन मेरे हिसाब से इज बिहाइंड अस। और इसलिए काफी कुछ ट्रिगर्स हैं इन टर्म्स ऑफ स्पेंडिंग पैटर्न्स हुए या मैक्रो डेटा पॉइंट्स फॉर द इंडस्ट्री एज ए होल। जो लीडरशिप स्टॉक लाइक एशियन पेंट्स की लीडरशिप बरकरार रह सकते हैं, क्योंकि इनके पास जो प्रोडक्ट मिक्स है ये अप्रोप्रिएटली प्लेस्ड है अलग अलग मार्केट के सेगमेंट्स के लिए, तो जिनके पास आई थिंक बिल्कुल बने रहना। ओके, जिनके पास बिल्कुल बन रहा है। मीनवाइल निफ्टी पर एक नज़र रखिएगा और देखिए बहुत कन्वीनियंट हो जाता है जब कई बार इस तरीके से रिकवरी आती है, सोचना कि बस हो गया मार्केट में बॉटम, और जिस तरीके से अब ऊपरी लेवल से हम वापस फिसले हैं 25,923 से अब हम वापस 25,800 उसके नीचे आए हैं, तो थोड़ी सी दिक्कत तो वापस बढ़ ही रही है। खैर, एक काम करते हैं, बाजार भले ही लाइफ टाइम हाई पर हो लेकिन पोर्टफोलियो लाल है। आलम यह है कि कई शेयर तो 52 वीक लो पर हैं। 2024 के कौन से हीरो शेयर 2025 में जीरो हैं, आइए कंचन से जानते हैं। कंचन, गुड आफ्टरनून। जी गुड आफ्टरनून। डेफिनेटली ऐसे काफ़ी सारी शेयर्स की लिस्ट है जहां पे हमें 2024 में एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला था। इनफैक्ट काफ़ी डार्लिंग शेयर्स भी वो माने गए थे, लेकिन 2025 का परफॉर्मेंस देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं फीका पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। निफ्टी 500 के 34 शेयर्स ऐसे हैं इस टाइम पे जो अपने 52 हफ्ते के लो पे कारोबार कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर निफ्टी 50 शेयर यानी कि ट्रेंड की भी आप बात करेंगे तो ये भी इस टाइम पे आपको अपने 52 हफ्ते के लो पे कामकाज करता हुआ दिखाई देगा। 2024 में जो शेयर्स हैं करीब करीब 40% तक टूटते हुए नजर पड़े हैं। वही स्मॉल कैप की बात करी जाए तो 24 शेयर्स ऐसे हैं जो अपने लाइफ लो के आसपास जो है काम कर रहे हैं। एक बार मैं शेयर्स की पिक्चर आपके सामने लेके आती हूँ जो लाइफ टाइम लो पे इस टाइम पे कामकाज कर रहे हैं। जैसे कि ओला इलेक्ट्रिक अपने लाइफ हाई से ये 75% तक जो टूट चुका है। वेदांत फैशन यानी कि मान्यवर 59% यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस में 50% तक की कटौती देखी गई है। इनफैक्ट अगर आप बात करेंगे एफकॉन इंफ्रा की तो यहाँ पे भी 30% का हमें डेंट जो है साल 2025 में पड़ता हुआ दिखाई दिया है। अब एक बार कंपेयर कर लिया जाए कि 2024 में कौन से ऐसे शेयर्स थे जहां पे मल्टी बैगर रिटर्न देखने को मिले, लेकिन अब यहां पे एक नेगेटिव ट्रेजेक्टरी बनती हुई दिखाई दी है। ट्रेंड 130% का रिटर्न साल 2024 में जो 25 में आके 40% टूट गया है। लोटस डेवलपर 358% और यहां पे गिरावट देखने को मिली है 39% की। पीजीएल 300%, 40% की गिरावट यहां पे। जुपिटर वैगन 200% और 43% का डेंट यहां पे लगता हुआ दिखाई दिया है। इनफैक्ट जो रेलवे शेयर्स है वहां पे भी जो डेंट है कभी काफी हायर साइड पे लगता हुआ नजर पड़ा है। अब हमने मार्केट में एनालिस्ट से बात की, उनका कहना यह है कि जिस तरीके से एफआईएस की सेलिंग देखने को मिल रही है वहां से जो सेंटीमेंट है वो बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है और इस टाइम पे इन्वेस्टर्स जो है लार्ज कैप पे ज्यादा बेट कर रहे हैं बिकॉज इस टाइम पे वो डिफेंसिव प्ले करके ज्यादा चल रहे हैं। इस वजह से जो ब्रॉडर मार्केट के स्टॉक्स हैं खास करके मिड कैप और स्मॉल कैप वहां पे डेंट काफी हावी है।
काफ़ी हावी है डेंट। शुक्रिया कंचन, ये पूरा दर्द समझाने के लिए। इनफैक्ट मिड कैप और स्मॉल कैप में भयंकर गिरावट और काफ़ी सारे स्टॉक्स का जिक्र किया आपने। एक बार ट्रेंड रखिएगा स्क्रीन पर। ट्रेंड हम लगातार चर्चा करते रहते हैं स्टॉक की। काफ़ी दर्शक निवेशक इनफैक्ट फंसे हुए हैं स्टॉक में 9,000 8,000 के स्तर से जो उन्होंने लेके रखा हुआ है, और तब से ये स्टॉक अब आधा हो चुका है। जी जी, ट्रेंड में एक और चीज़ है श्रेया कि ट्रेंड जब पिछले साल भागा था और उसके बाद जो वो गिरा है उसमें एक फ़र्क है। बहुत लोगों को ये चीज़ समझनी होगी कि जब भी स्टॉक्स गिरे आप सिर्फ ये मत देखें कि स्टॉक कितना गिरे। मतलब जब स्टॉक में रैली आ रही थी, जब ये स्टॉक 2,800 से 8,200 हुआ, तो जब ये स्टॉक 3,000 पर था वर्सेस जब ये स्टॉक 5,000 पर था, तो जब ये स्टॉक 3,000 पर था और जब ये स्टॉक 5,000 पर था, ऐसा नहीं था कि स्टॉक बहुत महंगा हो गया था। स्टॉक तभी भी उसी वैल्यूएशन पर था, लेकिन स्टॉक की अर्निंग्स उस हिसाब से आई थी। फिर वहाँ से वो 5,000 से जब 7,500 तक गया, उसमें भी वही हुआ। फिर ये अर्निंग्स तभी भी वही इंटैक्ट थी उसी तरीके से, और उसके बाद फिर वो 8,200 तक गया। दिक्कत ये है कि अब ये स्टॉक 8,200 वाला जो 4,000 हुआ है ना, लेकिन इसका जो फॉरवर्ड पीई है ना, वो अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं गिरा है क्योंकि अर्निंग्स गिर गई हैं इसकी। तो इसके लिए ऐसा नहीं है कि स्टॉक सिर्फ बिकॉज अपने हाई से आधा हो गया तो इसके लिए इसका मतलब स्टॉक में जब तक या तो वो अर्निंग्स में रिकवरी दिखा दे या फिर वैल्यूएशन में थोड़ा सा एक रीसेट दिखा दे, दो में से एक चीज़ करे। जब तक वो नहीं होगा तब तक ये कॉल लेना बहुत जल्दबाजी है कि नहीं बस बिकॉज स्टॉक काफ़ी गिर गया है तो इसके लिए वो आपके लिए बन जाएगा। हम भी ट्रेंड पर काफ़ी पॉजिटिव थे। हमने एक लगातार 2,000 से लेके 8,000 तक का एक पॉजिटिव मोमेंटम राइड भी किया था। उसके बाद मैं ये कभी नहीं क्लेम करूँगा कि हमने 8,000 बोल दिया कि बस अब टॉप हो गया, लेकिन उसके बाद एक दो जो क्वार्टर खराब रहे उसके बाद एक व्यू बना कि नहीं बस अब इसमें तेज़ी खत्म हो गई है। अब जब तक ये एक दो अच्छे सॉलिड क्वार्टर डिलीवर नहीं करेगा तब तक इसकी रैली रिज्यूम होना मुश्किल है यहाँ पर। ठीक है। वैसे मयूरेश जी, आपको क्या लगता है ट्रेंड में कहाँ दिक्कत आ रही है? ज़ूडियो एक्सपैंड कर रहे हैं ये स्टोर्स, इनफैक्ट टियर 2 टियर 3 में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, वेस्ट साइड भी इनका ठीक ही ठाक कर रहा है। आपके हिसाब से ट्रेंड कहाँ मात खा रहा है? नहीं, जो आप कह रहे हैं और जो अनुज जी कह रहे थे आई थिंक एब्सोल्युटली सटीक है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो पूरी जूडियोइजेशन हम कह सकते हैं ट्रेंड के लिए जो पूरा बदलाव लाया नंबर्स में, आई थिंक दैट प्लेड वंडर्स। और जैसे कैलिब्रेटेड वे में स्टोर इंक्रीजेस कर रहे हैं जूडियो के, दैट इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। दूसरा आई थिंक वेस्ट साइड में भी जो प्राइवेट लेबल्स का शेयर है वो सिग्निफिकेंटली हायर है, और इसलिए आई थिंक कहीं ना कहीं जो मार्जिन परफॉर्मेंस रहेगा ये सिग्निफिकेंटली बेहतर रहेगा। हवेवर आई थिंक जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, यानी जो पेग किए थे नंबर्स FY27 एग्जिट ऑन अ वेरी हाई बेस ऑफ 24 एंड 25, कंपनी को आई थिंक ये बेस पे इंक्रीमेंटल रेवेन्यू ग्रोथ बीट करना डबल डिजिट्स में, यानी 20-25% के ऊपर वॉल्यूम वाइज या मार्जिन्स में एक सॉलिड एक्रीशन लाना इन द करंट स्टेट, लुकिंग एट द बेस इटसेल्फ, आई थिंक ये थोड़ा चैलेंजिंग रह सकता है। और ये शायद थोड़ा मिसमैच हो रहा है एनालिस्ट के एक्सपेक्टेशन में, स्ट्रीट के एक्सपेक्टेशन में, और ये नंबर जो डिलीवरी कर रहे हैं। तो ये लगता है आई थिंक एक दो क्वार्टर जैसे अनुज जी बता रहे थे, एक बार एक फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाता है तो एक ईयर मिल जाएगा पूरा एनालाइज करने की परफॉर्मेंस कैसे था, और एक बेस इम्पैक्ट मिल जाएगा अगले वर्ष के लिए। हम यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग वापस बहुत तगड़े तरीके से आएगी। ट्रेंड एक जबरदस्त स्टोरी है, बट एज अनुज जी सेड व्हिच आई कंप्लीटली सब्सक्राइब, अर्निंग्स री-रेटिंग करने के लिए अर्निंग्स का सहारा चाहिए जो अभी आ नहीं रहे हैं। तो आई थिंक अगले 2 क्वार्टर्स में अगर एक बेस बिल्डिंग क्वार्टर्स बनाते हैं फॉर द नेक्स्ट 2 इयर्स, तो कहीं ना कहीं एक एंथुसियाज्म वापस आएगा। बट आई थिंक Q3 Q4 नंबर्स बहुत क्रिटिकल रहने वाले हैं ट्रेंड। ओके, चलिए धमाकेदार ऑप्शंस लेते हैं। ये बात हो गई आपकी ट्रेंड पर। धमाकेदार ऑप्शंस के लिए मानस जी, रचना जी और अमित जी हैं। अमित जी बताइए आपकी ट्रेड क्या रहेगी? जी अनुज जी, मैं यहाँ पे जो मुझे स्ट्रक्चर पसंद आ रहा है दैट इज L&T फाइनेंस। एक कंटिन्यूसली स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर रहा है, ये वापस 200 EMA से एक रिवर्सल दिखा रहा है। तो 310 का कॉल ऑप्शन करंटली ट्रेड कर रहा है 6 रुपीज 70 पैसे पे। उसे बाय करें, स्टॉप लॉस रहेगा 4 रुपीज का और टारगेट्स रहेंगे 11 के। ओके, L&T फाइनेंस 310 की कॉल, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, 20 EMA से पुल बैक। मानस आपका ट्रेड क्या रहेगा?
देखिए वीरेंद्र जी, उनो मिंडा पे मेरा ध्यान है। उनो मिंडा में लगातार वीकनेस है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। शायद ये 1220 को ब्रेक करके 1180 की तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो इसका पुट ऑप्शन खरीदेंगे। 1240 का पुट ऑप्शन 34 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 24 रुपीज के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 60 रुपीज 60 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ओके, उनो मुंडा का पुट लेना है आपको। ये हो गई मानस जी की पिक धमाकेदार ऑप्शन के लिए। रचना जी, आपकी पिक क्या होगी? जी, मेरी तरफ से केपीआईटी में हम पी बाय करेंगे। केपीआईटी का पी जो हम बाय करेंगे 1220 का स्ट्राइक प्राइस, जिसमें हम एसएल लगा सकते हैं करीब करीब 26 पे, और इसको लॉन्ग करेंगे फॉर अ टारगेट ऑफ 40 एंड 50। ओके, चलिए धमाकेदार ऑप्शंस की ट्रेड्स पूरी हुई। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और मार्केट में इस समय थोड़ी सी रिकवरी आपको वापस देखने को मिलेगी। बैंक निफ्टी करीब करीब अभी भी 36 पॉइंट नीचे है और निफ्टी करीब करीब 132 पॉइंट नीचे है। लेकिन 2025 में सबसे ज़्यादा चलने वाला सेक्टर डिफेंस अब सबसे ज़्यादा दर्द दे रहा है और सभी डिफेंस शेयर अपने हाई से 20% नीचे हैं। आशीष के पास चलते हैं। एक काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट भी आई है इस पर। आशीष, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। जैसा कि आपने बताया कि हाई से 18-20% ये स्टॉक्स टूटे हुए हैं। पूरा इंडेक्स अगर आप देखें तो डिफेंस का नीचे है और आज बाजार की रिकवरी के साथ थोड़ी सी रिकवरी यहाँ पर भी आपको देखने को मिली है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि पिछले 2 दिनों में 2 ब्रोकरेज हाउस की तरफ से इंटरेस्टिंग टेक्स यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो BNK की जो रिपोर्ट है बता रही है कि डिफेंस में अभी भी काफ़ी ज़्यादा दम देखने को मिल रहा है। ये बता रहे हैं कि काफ़ी संभावनाएं, बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं और जिस प्रकार से जो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, इस मॉडर्नाइजेशन में इलेक्ट्रिकल्स पर काफ़ी फोकस है। तो सीधे तौर पर अगर आप देखें तो BEL को बड़ा फायदा यहाँ पर देखने को मिल सकता है। HL के भी ये बता रहे हैं कि अभी सबसे ज़्यादा वेल पोजिशन्ड है। पिछले कई सालों में सबसे बेहतर पोजीशनिंग HL की फिलहाल के लिए और ग्रोथ के अवसर कपार देखने को मिलेंगे। और साथ में BDL के लिए भी ये बता रहे हैं कि जो गाइडेड मिसाइल्स हैं इनकी डिमांड लगातार बढ़ती जा रही, तो सीधा इम्पैक्ट BDL को देखने को मिलेगा। टारगेट प्राइस और रेटिंग एक बार आपकी स्क्रीन पर लाता हूं। HL पर देखें तो 5,610 रुपये का टारगेट है। BL पर ये 513 रुपये का टारगेट दे रहे हैं। लेकिन खास बात है कि BDL ये स्टॉक इन्हें इतना नहीं पसंद है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ होल्ड की रेटिंग है और 1406 रुपये का टारगेट है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि मोतीलाल ओसवाल की तरफ से भी एक रिपोर्ट आई थी जहाँ पर ये बता रहे हैं कि एक्सपोर्ट्स के लिए काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ है। बड़ा सर्ज यहाँ पर एक्सपोर्ट्स में देखने को मिल सकता है और साथ में जितनी भी सरकारी डिफेंस कंपनीज हैं इन्होंने ओवर द ईयर्स एक बड़ा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया है जो कि आगे जाके रिवॉर्ड देगा। अब ये भी कह रहे हैं कि जो इंडिजनाइजेशन पर सरकार का फोकस है, इससे कंपनीज के जो मार्जिन है यहाँ पर बढ़त आपको देखने को मिल सकती है। और ये जो एग्जीक्यूशन के कंसर्न्स है, ये जैसे जैसे केपेक्स कर रहे हैं ये काफ़ी हद तक एड्रेस हो जाएंगे। और इसी के चलते 3 स्टॉक्स इनकी भी लिस्ट है। सबसे पहले HL, ये तो कॉमन है सब में। अब आप देखें तो यहाँ पर 5,800 रुपये का नहीं और बेहतर टारगेट दे रहे। BL पर 500 का टारगेट है और BDL पर 2,000 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी की राय दे रहे हैं। ओके, चलिए शुक्रिया आशीष। तो ये इस समय कुछ व्यूज डिफेंस स्टॉक्स पर। अरुण जी, अगर डिफेंस स्टॉक्स में आपको कोई चूज करना हो इस समय लॉन्ग या शॉर्ट के लिए, तो बेस्ट कैंडिडेट क्या होगा? थोड़ी दिक्कत आ रही है, मयूरेश से पूछते थे। मयूरेश, आपका क्या व्यू रहेगा डिफेंस स्टॉक्स पर? नहीं तो सिलेक्टिवली हम पॉजिटिव रहेंगे। हमें लगता है, आई थिंक एज अ स्पेस ऑर्डर बुक्स काफी तगड़ी है, कंपनीज आर एग्जीक्यूटिंग वेल, और इसलिए एक लॉन्गर टर्म व्यू अगर रहे तो रेवेन्यू विजिबिलिटी ठीक ठाक रहती है, EBITDA मार्जिन्स वेल मेंटेन्ड है। बजट एलोकेशन में जो अभी 2 महीने में बजट आएगा, यहाँ पे एक डिसेंट एलोकेशन वापस डिफेंस क्षेत्र के लिए आना चाहिए। एंड स्पेसिफिकली आई थिंक इंडिजिनियस कंपनीज यानी जो आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव है, इसमें ठीक ठाक ऑर्डर्स मिलने चाहिए। और इसकी वजह से आई थिंक रेवेन्यू विजिबिलिटी, EBITDA मार्जिन परफॉर्मेंस और रिटर्न रेशियोज, ये सारी चीजें आई थिंक ठीक ठाक रहनी चाहिए। वैल्यूएशन सर्टन स्टॉक्स के लिए थोड़े महंगे हो गए हैं, बट हमें अभी लगता है स्टॉक लाइक PTC इंडस्ट्रीज एज एन एग्जांपल, अगर BEL डिक्लाइंस पे मिलता है और जिनके पास कोचिन या मासगांव जैसे स्टॉक्स हैं, उनको बिल्कुल बने रहना चाहिए। चलिए, BL पे आपका टेक डिफेंस स्पेस में अभी काम करता हूँ। मैं आपको 4 का चौका का सीक्वेंस बताता हूँ। सस्ता ऑप्शन मानस जी के सौजन्य से आएगा। पहला ट्रेड वो इसमें आइडेंटिफाई करेंगे। FNO सुपरस्टार रचना जी पिक करेंगे। डेरिवेटिव्स का ट्रेड चार्ट के चमत्कार अरुण कुमार मंत्री जी पिक करेंगे और साथ ही साथ आज का मिड के फंडा मयूरेश जोशी जी पिक करेंगे। मानस, बताइए क्या विकल्प है आपके पास? मानस जायसवाल जी, ऑप्शन ट्रेड मुश्किल है बाजार में, बट कोई स्विंग? तो देखिए, मुश्किल तो डेफिनेटली है। आई थिंक जहां पर वीकनेस है वहां पर जाएंगे क्योंकि जो मार्केट का ट्रेंड है वो निगेटिव है।
तो सिप्ला के पुट ऑप्शन में खरीदारी करनी है। यहाँ पर कंसोलिडेशन के लोअर बैंड को सिप्ला ने ब्रेक किया है। सिप्ला का 1480 का पुट ऑप्शन 17 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। इसमें 11 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 30 रुपए 30 रुपीज के टारगेट सेट करने हैं। ओके, चलिए ये हो गई मानस जी की ट्रेड। अब चलते हैं रचना जी के पास। रचना जी बताइए, आपका एफएनओ सुपरस्टार ट्रेड? जी, हमने जो सुबह 8 o'clock फर्स्ट ट्रेड लिया था उसी को हम रिपीट करेंगे यहाँ पे, विच वॉज ट्रेंड में हमने सुबह 4000 तक का टारगेट रखा था। एक बार ही वो 4-5 रुपीज हियर एंड देयर में हो चुका है, बट हम दोबारा इसमें एक एंट्री बना सकते हैं। 4150 पे अब ऐसे लाएगा, दोबारा 4000 का एक पहला टारगेट लगा सकते हैं। और अगर कोई 2 to 4 डेज के लिए इसको होल्ड करने के लिए रेडी है तो आपका टारगेट 3850 तक का भी इसमें हो सकता है। एफएनओ सुपरस्टार के लिए ट्रेंड पर बिकवाली की राय आ गई रचना जी की तरफ से। स्टॉक काफी कमजोर। चार्ट का चमत्कार के लिए अरुण कुमार मंत्री जी बताइए, कहाँ दिख रहा है आपको चमत्कार? श्रेया जी अगेन ब्रेकआउट वाला कैंडिडेट ही चूज करेंगे। एबी कैपिटल में खरीदारी की सलाह रहेगी। एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और लगभग 2 हफ्तों के हाईज स्टॉक ने निकाले हैं, तो 360 का स्टॉप लॉस लगा के बाय करने की सलाह है। 373 तक के टारगेट्स रहेंगे। एनबीएफसीज में मोमेंटम है, मुझे लग रहा है एबी कैपिटल भी अच्छा करना चाहिए। एबी कैपिटल आपका ट्रेड 363 रुपये 60 पैसे पे। आज का चार्ट का चमत्कार। मयूरेश जी के पास चलते हैं आज का मिड कैप फंडा पिक करने के लिए। मयूरेश, क्या पिक कर रहे हैं आप? तो विदु जी, हमारी नजर या हमारे वॉच लिस्ट पे अपोलो टायर्स है। हमें लगता है जो सीवी साइकिल है, एमएचसीवी साइकिल और एनसीवी साइकिल दोनों डोमेस्टिक फ्रंट पे आई थिंक आर टर्निंग फॉर द बेटर। और इसलिए हमें लगता है आई थिंक जो वॉल्यूम ग्रोथ विटनेस की जा सकती है स्पेसिफिकली ओईएम्स में, और जैसे इनका रेवेन्यू मार्केट शेयर है ओईएम से ठीक ठाक आता है रेवेन्यू, बट रिप्लेसमेंट मार्केट से एक सिग्निफिकेंट रेवेन्यू एक्रीशन कंपनी को मिलता है विद इन दी प्रोडक्ट मिक्स। आई थिंक सीवीज एमएचसीवीज का एक ज्यादा डोमिनेंस है अलॉन्ग विद पीवीज, और इसलिए हमें लगता है आई थिंक जो नए रेंज ऑफ टायर्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ब्रैडस्टीन, जो इनका प्रीमियम टायर है, जहाँ पे आई थिंक मार्जिन और प्राइसिंग दोनों बेहतर है, प्लस रिप्लेसमेंट में जो प्राइसिंग इनके फेवर में रहती है, ये सारी चीजें आई थिंक ओवरऑल नंबर्स प्ले आउट होनी चाहिए। ओवरऑल नेट डेट टू इक्विटी लेवल्स मैनेजेबल लेवल्स पे रहने चाहिए। और जैसे साइकिल टर्न होगा बोथ दी ओईएम एंड द रिप्लेसमेंट मार्केट, हमारे अनुमान में वॉल्यूम्स के हिसाब से, प्राइसिंग के हिसाब से, मार्जिन के हिसाब से अगले कुछ तिमाहियों तक पॉजिटिवली प्ले आउट करनी चाहिए, जो रिटर्न रेशियोज में पॉजिटिव प्रभाव लाएंगे। तो जैसे हम रेटिंग रैंकिंग देखते हैं, हमें लगता है आई थिंक ये स्टॉक आपके नजर या वॉच लिस्ट में जरूर है। ओके, अपोलो टायर्स रहना चाहिए रडार पर। मयूरेश जी को पसंद आ रहा है। हमने 4 का चौका की शुरुआत की सस्ता ऑप्शन के साथ। मानस जी ने सुझाया सिप्ला का पुट, आपको 1480 का पुट लेना है। 30 का टारगेट, स्टॉप लॉस 11 का रहेगा। फिर रचना जी की तरफ से ट्रेंड पर कॉल आई, बिकवाली की राय इनकी तरफ से। 3850 तक के नीचे के टारगेट, 4150 का स्टॉप लॉस। अरुण कुमार मंत्री जी ने वकालत की है आदित्य बिरला कैपिटल की। 373 के टारगेट देख रहे वो, 360 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। साथ ही मयूरेश जी ने अभी अपोलो टायर्स चुना है। यहाँ पर खरीदारी की राय, लंबी अवधि में नज़र अच्छा लग रहा है उनको ये पर्टिकुलर काउंटर। तो फिलहाल ये हो गया 4 का चौके का सीक्वेंस। साथ ही हमने स्टॉक्स भी बता दिया आपको। कुछ और स्टॉक्स देख लेते हैं जहाँ पर आज अच्छी रिकवरी देखने को मिली। एक तो हम देख रहे थे पूरा ईएमएस स्पेस, डिलीवरी की हमने बात की। एक बार रखिएगा स्क्रीन पर इटर्नल, और ये सुबह जिक्र कर रहे थे वीरेंद्र जी, काफ़ी टूट रहा था ये स्टॉक, लेकिन जिस तरीके से रिकवरी आई है, और कल के सत्र में भी हम कोशिश कर रहे थे कि क्या इस गिरावट में लेना चाहिए या नहीं, इस पर डिस्कशन चल रहा था। इटर्नल पर एक कॉल लेना चाहूँगी। अमित सेठ जी, आप देखिए 285 तक गया, फिर 291 पर रिकवर होकर कर रहा है कारोबार। जो फ्रेश बाइंग करने का अभी भी सोच रहे हैं, क्या वो 291 को ध्यान में रखें? जी श्रेया जी, अगर हम चार्ट्स को देखें तो यहाँ पे एक गैप सपोर्ट और 200 डेमा का सपोर्ट तो जरूर बनता है, लगभग 285-290 के आसपास। स्टॉक 200 डेमा से आज एक इसने बुलिश कैंडल दिखाई है, एक रिकवरी, एक बाउंस देने की कोशिश कर रहा है। बट क्योंकि यहाँ पे गिरावट इतनी लंबी खासी हमने देखी है, तो थोड़ा सा वेट करूंगा 10 डेमा, जो कि एटलीस्ट 296 के आसपास है। एक बार 296 क्रॉस करता है तो देन एक कंफर्मेशन आता है कि यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म बाउंस बन सकता है, तो एक कंडीशनल बाय बनेगा अबव 296। इन दैट केस स्टॉप लॉस रखेंगे 292 का, और टारगेट्स हमारे 305 से 310 के रहेंगे। ओके, इटर्नल यहाँ पर आज थोड़ी सी रिकवरी है। चलिए, मार्केट थोड़ा सा वापस 25,800 की तरफ बढ़ रहा है। वैसे 25,800 पर आज काफ़ी पुट राइटिंग हुई है, तो लेट्स सी, शायद डिफेंड करना चाहिए लेवल। 4 करोड़ का
एक ओपन इंटरेस्ट का बिल्डअप है, लेकिन यू नेवर नो आजकल के मार्केट में। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद कैपिटल माइंड के फाउंडर और सीईओ दीपक शेनॉय जुड़ेंगे हमारे साथ। चलिए, अब हमारे साथ जैसे मैंने कहा कैपिटल माइंड के फाउंडर और सीईओ दीपक शेनॉय जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। दीपक जी, गुड आफ्टरनून। मार्केट में पिछले कुछ दिनों में हुआ क्या है? एक हर कोई बहुत एक जैसे कहते हैं ना, सिंपलिस्टिक वे में बोल रहा है कि एमटीएफ बुक कोलैप्स हो गई है, इस वजह से मार्केट गिरा है। आई एम श्योर कि वो एक कारण हो सकता है, लेकिन आपका क्या व्यू है? अभी तो अनुज जी, आई थिंक वो एक डेटा पॉइंट था कि वो 1,13,000 या कुछ इस तरह से एमटीएफ बुक की जो बिल्डअप हुई है वो उसकी वजह से अगर स्टॉक्स गिरते भी हैं थोड़े से, तो उनकी अनवाइंडिंग की वजह से और स्टॉक्स गिर जाते हैं और एमटीएफ भी थोड़ा सा कोलैप्स हो जाता है। वो शायद बहुत शॉर्ट टर्म इशू है, क्योंकि एमटीएफ इज यूजुअली बैक्ड विद स्टॉक। सो जिस तरह से वो स्टॉक बेच के कवर करते हैं, उसी तरह वो एमटीएफ का जो फंडिंग आउट लिमिट है वो चेंज होता रहता है। बट एमटीएफ रिलेटिवली कम रहा है पहले। अभी आई थिंक रिसेंटली हाल में इट हैज इंक्रीज बिकॉज सम ऑफ द न्यू एज ब्रोकर्स, उन्होंने अपने एमटीएफ बुक्स को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। मैं ये कहूँगा कि इन जनरल आपको बोरो करके स्टॉक्स नहीं खरीदने चाहिए। ये एक बहुत लेवरेज्ड तरीका है स्टॉक्स में एंटर करने का, और इसमें लॉसेस और नुकसान मतलब बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो जनरली ना ही करे तो अच्छा है। तो एक तरह से एमटीएफ फंडिंग का बुक अगर कम हो जाए तो अच्छा ही है आई थिंक मार्केट के लिए। ये लेवरेज वाले प्लेयर्स हैं जो छोटे छोटे मूव्स में भी उनका लॉकआउट हो जाता है या फिर उनके शेयर्स बिक जाते हैं। वो बेटर है कि पहले ही छोटे मूव्स में ही उनके वो खत्म हो जाए तो अच्छा है। बट इशू ये है कि कोई अपसाइड ट्रिगर कुछ ज्यादा नजर नहीं आ रहा है, और वो जो अपसाइड ट्रिगर था कि जिसमें हमने इंटरेस्ट रेट्स कम होते हुए देखे हैं, उससे भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। मार्केट में कोई नए अनाउंसमेंट्स नहीं आए कैपेक्स के, और आई थिंक लोग अब यूएस ट्रेड डील के इंतजार में, लेकिन मुझे लगता है वो भी अगर आएगा तो मार्केट आई थिंक उसमें कोई ज्यादा अपसाइड ट्रिगर नहीं है। तो इस बार थोड़ा सा लैकलस्टर ही है मार्केट। शायद अर्निंग्स का वेट करना पड़े जनवरी में या फिर बजट का, उसी के बाद बेटर ट्रिगर्स आ सकते हैं। अच्छा दीपक जी, नमस्कार। वीरेंद्र बोल रहा हूँ। यूएस की तरफ हम दो प्रोस्पेक्टिव से निगाहें टिकाए हुए हैं। ट्रेड डील से क्या निकल के आता है, कोई ब्रेक थ्रू आता है कि नहीं आता है? कहाँ हम शायद अप्रैल में वो पहले देश होते जो ट्रेड डील एग्जीक्यूट कर चुके होते, नाउ इट्स ऑलमोस्ट दिसंबर। और दूसरी तरफ रेट कट की पॉसिबिलिटीज। इन दोनों इवेंट्स को आप कैसे रीड कर रहे हैं? और एक वो इंडेक्स निफ्टी आईटी जो कि अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से एक बड़ा डिफरेंशियल मेंटेन करता है, एक रेट कट अगर यूएस में आता है तो निफ्टी आईटी का प्रोजेक्शन क्या है आपका? उस वक्त आईटी कैसे बिहेव करेगा? तो मुझे वीरेंद्र जी ऐसे लगता है कि अगर यूएस में रेट कट आती भी है तो यूएस मार्केट्स गिरेंगे। यूजुअली उल्टा ही होता है जो लोग सोचते हैं। तो मुझे लग रहा है कि अब इंतजार में अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, जब एक्चुअली इवेंट होता है तो मार्केट यूजुअली उसको मतलब फिर और क्या रह गया देखने को, इंतजार करने को, तो उस तरह से देयर इज एन एडजस्टमेंट। उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि इंडियन आईटी में कोई ज्यादा वैसे फर्क तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंडियन आईटी की जो मेजर रेवेन्यू जो अगर आप देखें इंटरेस्ट रेट, अगर एक्सचेंज रेट में अगर डिफरेंशियल है, तो यूजुअली कॉन्ट्रैक्ट्स में स्पेसिफाइड होता है कि अगर एक्सचेंज रेट एक तरफा चेंज हुआ तो उसका बेनिफिट दोनों पार्टीज को मिलेगा। ये बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स में, आईटी कॉन्ट्रैक्ट्स में लिखा जाता है। तो उससे ज्यादा बेनिफिट किसी को, ₹90, ₹91 भी अगर हो गया तो ज्यादा इम्पैक्ट आईटी कंपनीज को नहीं आएगा। लेकिन मुझे लगता है क्रेडिट कार्ड अगर यूएस में होता है तो नेक्स्ट ईयर के जो बजट्स हैं जो जैन फेब अप्रैल में आएंगी, जैन फेब मार्च में आएंगी, वो उस बजट्स में शायद उनका जो आउटसोर्सिंग या फिर कोई कॉन्ट्रैक्टिंग बजट्स होंगे वो थोड़े से इंक्रीज होंगे। ये मुझे आई थिंक होपफुली ही लगता है, क्योंकि मुझे अभी ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा है कि ज्यादा इंक्रीज स्पेंडिंग हो रही है अमेरिका में।
लेकिन उसकी वजह से अगर वो हुआ तो डाउनस्ट्रीम इम्पैक्ट आईटी कंपनीज को आ सकता है। लेकिन आईटी कंपनीज ने काफी अच्छा परफॉर्म किया लास्ट 1 मंथ में। हालांकि वे H1B का जो इशू है या फिर वीजास के जो और या सब कॉन्ट्रैक्टिंग का जो बैकलैश आया था यूएस में, वो अभी भी जारी है। तो इस बैकड्रॉप में अगर आप देखें तो आईटी कंपनी से काफी डिसेंटली परफॉर्म किया लास्ट मंथ में। मुझे लगता है कि शायद काफी गिर चुके हैं इन दैट सेंस, तो शायद उस बेस पे थोड़ा सा मतलब अपना बेस बना रही हैं और जैसे अच्छा ट्रिगर आता है फिर उनमें भी ग्रोथ आएगी। बट अभी अर्ली डेज है, अभी सिर्फ स्पेकुलेशन के डेज है कि शायद ये हो सकता है शायद ही नहीं। आई थिंक अनाउंसमेंट्स के बाद ही पता चलेगा कि किस तरह से उनका रुख या हमारा रुख उनकी तरफ किस तरह से चेंज होगा। ओके, तो थोड़ा अभी वेट है फिलहाल आईटी पर। ये व्यू हो गया दीपक जी आपका। लेकिन कल हम बात कर रहे थे ईएमएस स्पेस को लेकर और पूजा पाठ की हमने चर्चा की थी। आज लगता है वो शायद काम करते हुए नजर आई है। केन्स टेक देखिए काफ़ी हालिया गिरावट के बाद आज चढ़ता हुआ, पीछे लिटोप्लास्ट भी चढ़ गया। स्टॉक स्पेसिफिक तो आप आंसर नहीं कर पाएंगे, लेकिन ईएमएस एज ए स्पेस और हाल के उतार चढ़ाव को कैसे देख रहे हैं आप, और आपका क्या व्यू है इस पर फिलहाल? दो चीजें हैं श्रेया जी। एक्चुअली एक तो बहुत एक्सपेंसिव स्टॉक्स है, ये नहीं कि चीप थे और अभी भी चीप नहीं है। अगर इन स्टॉक्स में के प्राइसेस में बढ़ोतरी हुई है, पर उनकी जो मतलब पी रेशियोज हैं 90-100 के करीब हैं। और शायद इन्होंने क्या किया, काफी ऐसी कंपनीज ने अर्निंग्स को काफी अच्छी तरह से 3-4 साल में ग्रो किया है, इसलिए उनके स्टॉक प्राइस बढ़े, लेकिन पी रेशियो सेम ही है, 100 के करीब ही है। अब पी कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है जिस तरह से अगर आप देखें आगे का जो ग्रोथ है वो शायद अच्छा होगा, लेकिन शायद इतना अच्छा नहीं होगा जितना पिछले 3 साल में हुआ था। ये लॉन्ग टर्म स्टोरी अच्छी है। यहाँ पे मुझे 50-60% की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 10 ईयर्स के हिसाब से ठीक लग रही है। मतलब लॉन्ग टर्म में ये इनमें से कुछ प्लेयर्स यहाँ से 10x 15x हो जाएंगे। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि कुछ प्लेयर्स उनकी कैपेसिटी नहीं होगी एक्सपेंशन की, उनकी टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम्स आएंगी, तो वहां पे आई थिंक दे विल बी करेक्शन एंड स्केल डाउन ऑफ सम प्लेयर्स। तो अगर सेक्टर देखें तो आई थिंक सेक्टर में अगर आपके पास 10 ईयर्स का विजन है तो आप, और इस सेक्टर में 50% स्टॉक्स का गिरना नॉर्मल है। इनफैक्ट कुछ कंपनीज जो आपने मेंशन करी थी वो इस साल में जनवरी के वक्त भी 50% गिरी थी, फिर वापस भी आई बैक टू द न्यू हाई, और फिर अब 50% गिरी है। तो इतनी वॉलेटिलिटी है इन स्टॉक्स में, तो आपका अगर इस वॉलेटिलिटी को झेलने की क्षमता नहीं है तो शायद ये सेक्टर ठीक नहीं रहेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आई थिंक विजन अच्छा है। इंडिया को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की सख्त जरूरत है। हमारा 3rd लार्जेस्ट इंपोर्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स। क्रूड पहला है, गोल्ड सेकंड है, 3rd इलेक्ट्रॉनिक्स है। अगर इसमें हम चलो गोल्ड तो हम खुद मैन्युफैक्चर तो कर नहीं सकते, क्रूड भी हम कुछ हद तक कर सकते हैं, कुछ हद तक डिस्कवरीज होती हैं, पर इलेक्ट्रॉनिक जरूर हम उसके लिए इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बना सकते हैं। जो स्मॉल थिंग से लेके बड़ी थिंग से, रजिस्टर डायोड से लेके चिप्स तक हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो आई थिंक इसमें बहुत लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है, पर कौन सा प्लेयर सक्सीड होगा उसका मुझे अभी कोई अंदाजा नहीं है। आई थिंक इसमें डाइवर्सिफाइड अप्रोच लेना बहुत जरूरी है। ओके, डाइवर्सिफाइड अप्रोच लेना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दीपक जी, ये जो एशियन पेंट्स में एकदम से वापस 2 दिन में गिरावट हुई इतनी बड़ी रैली के बाद, इसे आप कैसे देख रहे हैं? तो आई थिंक जनरली पेंट सेक्टर में ये आई थिंक डर का माहौल था लास्ट 2-3 साल में कि 2-3 नए प्लेयर्स आ गए, एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स के मुकाबले अगेन पहली बार उनको कंपटीशन झेलना पड़ रहा है। और जिस तरह से आप देखिए, जैसे कोई क्रिकेट इवेंट देखें तो स्पॉन्सरशिप्स जो पेंट कंपनीज कर रही हैं वो सिर्फ एक कंपनी नहीं है जैसे पहले हुआ करता था कि सिर्फ 1-2 कंपनीज ही मतलब स्पॉन्सर करती थी। अब सारे अलग अलग कंपनीज अपनी मैन्युफैक्चरिंग और अपनी जो एडवर्टाइजिंग है वो इंक्रीज कर रही हैं। इससे एक ही चीज होती है कि आई थिंक लॉन्ग टर्म में कंपटीशन की वजह से मार्जिन कम होंगे, और जितनी हाई आरओसी हमारी कुछ कंपनीज की थी लगातार 30-35% की, वो शायद उसमें उतना आरओसी नहीं रहेगा।
इनको इन्वेस्टमेंट्स भी करने पड़ेंगे, बोथ फ्रॉम मार्केटिंग पर्सपेक्टिव, ऑल्सो फ्रॉम टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव रीच एंड ऑल्सो कि जिस तरह से मतलब अगर आप प्राइसिंग को थोड़ा सा प्राइसिंग में थोड़ा सा ढील नहीं देंगे तो फिर आपको आपकी ग्रोथ थोड़ी सी कम भी हो जाएगी। पेंट में वैसे भी इतने मार्जिन नहीं होने चाहिए, ये तो कमोडिटाइज काइंड ऑफ प्रोडक्ट है। तो इसमें नेचुरली कंपटीशन तो आना ही आना है। आप अगर बाहर देखें तो कोई पेंट कंपनी इस वैल्यूएशन पे तो कहीं नहीं मिलती है, क्योंकि पेंट्स का सेक्टर जनरली कॉम्पिटिटिव होता है और इन द एंड कितना मतलब टेक्नोलॉजिकली कितना ही एडवांटेज कर लोगे एक दूसरे से। सो आई थिंक प्राइसिंग करेक्शन नॉर्मल था और आना चाहिए था। बीच में थोड़ा सा आई डोंट नो व्हाई इट वेंट अप अगेन, कि कुछ नैरेटिव बन गया कि देखो सब कंपटीशन ने कुछ हमें बिगाड़ा नहीं है, पर शायद ये भी है कि लॉन्ग टर्म में ये कॉम्पिटिटिव सेक्टर ही रहेगा और इसमें मार्जिन्स कम होंगे ही। तो हम इस पुराने जैसे 60-70 के पी रेशियो नहीं दे सकते ऐसे सेक्टर को। ये सेक्टर मैक्सिमम 10-15% ही ग्रो करेगा ऑन प्रॉफिट्स। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मतलब मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन एंड पी कॉन्ट्रैक्शन दोनों की संभावना है। शायद इसलिए लॉन्ग टर्म में मुझे प्राइसेस थोड़े से मॉडरेट होने में लगती हैं। अब करंटली क्यों 2 दिन में हुआ उसका तो मैं कोई अंदाजा नहीं लगाता। आप मुझे सिक्का दे दीजिए, हेड्स आया तो ये, टेल्स आया तो वो तो मैं बोल ही सकता हूँ, पर मुझे आई डोंट थिंक आई एम गोइंग टू बी वेरी राइट। अच्छा दीपक जी, ये लिकर स्पेस में आपके पास कुछ है क्या? वैसे लड़खड़ाना लाजमी होता है इनके साथ, लेकिन ये सबसे स्टेबल है। लुक एट रेडिको एट ऑल टाइम हाई, तिलक नगर इंडस्ट्रीज एट ऑल टाइम हाई, यूएसएल, आई मीन नो रिट्रेसमेंट व्हाटसोएवर। आपका व्यू क्या है इस पे? तो आई थिंक एक तो हमारे कुछ स्टॉक्स इसमें हैं हमारे पास, तो हाँ थोड़े से बायस्ड है हम इसमें। बट इसमें ये एक चीज है कि इंडिया का जो प्रोफाइल है, जो ये जो कंपनीज जिसके बारे में बात कर रहे थे, अदर देन यूनाइटेड स्पिरिट्स, अ लॉट ऑफ दीज कंपनीज वर लो नॉट प्रीमियम ब्रांड्स। इन्होंने अपने ब्रांड्स को प्रीमियम बना दिया है कि नए मार्केटिंग की वजह से और नए प्रोडक्ट्स की वजह से, और इस इम्प्रूवमेंट की वजह से आई थिंक इनकी जो सेल्स हैं उनका प्रोफाइल चेंज हो गया है, प्रीमियमाइज हो गए हैं इसमें। और दूसरी बात की इंटरनेशनली भी थोड़ा सा अक्लेम आने लग गया। इंडियन अल्कोहल ब्रांड्स अभी फीचर करती हैं टॉप अल्कोहल, टॉप सिंगल मॉल्ट्स या टॉप जिन्स वगैरह में। तो इसमें जो थोड़े से लिस्टेड ब्रांड्स हैं, आई थिंक उसमें वो आई थिंक इम्प्रूवमेंट इसलिए आई है और इंटरेस्ट भी इसलिए आया है कि यहाँ पे स्केल यहाँ से कई गुना ज्यादा हो सकता है। इंडिया जनरली लो एंड अल्कोहल्स में ज्यादा प्रेजेंस था हमारा, इवन फॉर सम ऑफ द लार्जर कंपनीज। लेकिन अब थोड़े से प्रीमियमाइजेशन की वजह से और इस प्रीमियम में जो इंक्रीज मार्जिन्स है उसकी वजह से इनकी आरओईज बहुत कम हुआ करती थी, 3-4% हुआ करती थी। अब उनके आरओईज 18-19% की तरफ आ रही हैं। तो आई थिंक उस वजह से भी थोड़ा सा मार्केट में आई थिंक इन्वेस्टर इंटरेस्ट भी बढ़ गया है। बट मुझे ये लगता है मेन चीज होगी ग्रोथ। यहाँ पे अगर ग्रोथ रुक गई तो इनमें प्रॉब्लम है, पर अभी ग्रोथ है, इसलिए आई थिंक इन्वेस्टर इंटरेस्ट भी जगा हुआ है और हम भी इंटरेस्टेड हैं। तो ऐसे नहीं बोलूंगा कि हम बिल्कुल अनबायस्ड हैं इसमें। मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में प्रीमियमाइजेशन का इनका बहुत बेनिफिट आएगा इस सेक्टर में। ओके, मीनवाइल इंडिगो के सीईओ का बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। वो अभी उन्होंने एक स्टेटमेंट भेजा है कि इंडिगो के सारे ऑपरेशंस नॉर्मलाइज हो गए हैं। जी हाँ, और ये एक बहुत बड़ा राहत की खबर मानी जाएगी श्रेया और वीरू। और वीरू आप भी रिलैक्स कर सकते हैं क्योंकि आपको आना है फ्राइडे को, और आशीष भी रिलैक्स कर सकते हैं, उनकी कल की फ़्लाइट है। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये है कि ऑपरेशंस बहाल कर दिए गए हैं और यहाँ पे थोड़ा सा इंडिगो को पॉजिटिव पॉइंट्स देने होंगे कि आपने इतनी जल्दी मामले को पूरा बहाल कर दिया। तो व्हेन इट्स गुड। और ये जो इनके सीईओ इन्होंने बयान दिया यहाँ पर कि ऑपरेशंस जो हैं वो नॉर्मलाइज हो गए हैं। पीटर एल्बस का बयान है ये। मैं चाहूँगा कि उस बयान को हम डाउनलोड करें और उसको प्ले भी करें, क्योंकि वो उन्होंने उनकी वेबसाइट पर भी है वो, और ट्विटर पर भी डाला गया है, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी है।
और अच्छी खासी रिकवरी अब इस समय स्टॉक में हो रही है। और जैसा आज सुबह हम डिस्कस भी कर रहे थे कि इस लेवल पर आकर अब आप इंडिगो को शॉर्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर कोई ना कोई फंड भी आकर जिन लेवल पर ये आ गया है एक बार के लिए शायद थोड़ी सी बाइंग भी करें। हालांकि अभी भी ऐसा नहीं है कि कंपनी की दिक्कतें पूरी बस खत्म हो गई हैं और यहाँ से ये स्टॉक बस अब वन वे वापस ऑल टाइम हाई पर जाएगा, वो नहीं होगा। लेकिन कम से कम एक रिलीफ सॉर्ट ऑफ प्ले आउट हो रहा है। दीपक जी, आपका क्या व्यू होगा इस पूरे मामले पर, इंडिगो पर? तो आई थिंक एक चीज अच्छी है अनुज जी की इस कंपनी ने का इम्पैक्ट इतना ज्यादा है कि वो काफी हद तक पावरफुल हो गई। और इन्वेस्टर्स को ये चाहिए होता है कि यूजुअली कंपनी के पास कोई प्राइसिंग पावर हो या फिर कोई ऐसा पावर हो जिसमें लोग डिमांड करें उनके प्रोडक्ट को। लेकिन अब वो डिमांड आई थिंक उनके ऊपर इट हैज कम एंड हर्ट देम कि उनका डिमांड इतना ज़्यादा था और कि उनके फ्लाइट्स अगर डिसरप्ट हो गए तो पूरी इंडिया एट दैट पॉइंट वाज स्ट्रगलिंग, देयर वर सो मेनी इश्यूज एंड ऑल दैट। इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी होगा क्योंकि आई थिंक रेगुलेटर्स भी जान गए हैं कि देखिए इस तरह से अगर एक कंपनी इतना इतनी पावरफुल हो जाती है तो शायद इंडस्ट्री के लिए ठीक नहीं है। एक तो या तो हमें दूसरे प्लेयर्स को एनकरेज करना चाहिए या फिर इस प्लेयर के जितने सेक्टर्स हैं, हमने जितने इनको लुक्रेटिव सेक्टर्स दिए हैं उसको थोड़ा सा कम करना चाहिए ताकि एटलीस्ट कॉमन सेक्टर्स पे और फ्लाइट्स आ सकें, दूसरे प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर सकें। और थोड़े कुछ रूल्स भी हैं जो बड़े प्लेयर्स को प्रोटेक्ट करती हैं। जैसे कि अगर आपको कोई पायलट हायर करना हो, इंडिगो का पायलट अगर एयर इंडिया में जाना चाहता है तो उसका नियरली 1 ईयर का वेटिंग पीरियड होता है कि वो पहले वो लेटर लें, फिर एक 6 या 12 महीने का वेटिंग पीरियड होता है। तो आप अपने फ्लीट को इंस्टेंटली पायलट्स को आप इंक्रीज नहीं कर सकते बाय पोचिंग फ्रॉम अनदर एयरलाइन। बट इससे क्या होता है कि बड़े जो फ्लीट्स हैं उनकी पावर बढ़ जाती है क्योंकि आप उनसे पायलट्स नहीं ले सकते, एक्सपीरियंस पायलट नहीं ले सकते, आपको किसी और में इन्वेस्ट करना पड़ेगा और दूसरी जगह जाना पड़ेगा। तो ऐसी जो रूल्स हैं वो शायद वो थोड़ी सी कम हो जाएंगी और इसकी वजह से जो डोमिनेंट प्लेयर है उसका पावर कम हो जाएगा। तो ये हमें देखना ही पड़ेगा। और याद है आपको, अगर जिस टाइम पे इंडिगो वाज नॉट द बिगेस्ट एयरलाइन या फिर उनका मार्केट शेयर बहुत कम था, इससे ये नहीं था कि हमेशा प्रॉफिट्स ही कमाती थी। कई बार ऐसा था कि बहुत सारे लॉसेस भी आते थे ऐसे शेयर्स में। तो मुझे लगता है कि अब हमें उस तरीके से भी देखना पड़ेगा कि अगर इनके मार्केट शेयर ग्रोथ में रोक डाला जाए तो फिर क्या प्रॉफिट्स इसी तरह से ग्रो होंगी, ऑपरेटिंग लेवरेज आएगी साथ में, या फिर बाकी जो एक्सटर्नल प्रेशर्स हैं, क्रूड, ETF प्राइसेस वगैरह, उसकी वजह से मार्जिन स्क्रिप हो जाएगी। ये देखना अभी बाकी है। बट आई फील दैट इंडस्ट्री को इन जनरल शुड नॉट बी सो डिपेंडेंट ऑन वन प्लेयर एंड वी शुड हैव मोर एयरलाइंस और मोर रूट्स अवेलेबल टू अदर एयरलाइंस। वो मेरा पर्सनल व्यू है। बट ऑफ कोर्स स्टॉक मार्केट आई थिंक विल नॉट लुक एट इट काइंडली ऑन द बिगेस्ट लिस्टेड प्लेयर। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी ये पूरी कॉन्वर्सेशन के लिए। एक बार वो बाइट सुन लेते हैं पीटर एल्बर्ट, CEO इंडिगो की। Thousands of you could not travel, and we are profusely apologetic about that. While we cannot undo the cancellations, I want to reassure that ever since, our entire Indigo team has been working very hard. First and foremost for you, our valued customers. Initially, our first priority was to get all stranded and delayed customers safely to their destinations or back home. Then we started our refunds. No questions asked. Lakhs of customers have already received their full refunds, and we continue to do so on a daily basis. Rest assured that we are fully committed in getting this done. Most of the back इंडिगो की सेवाएं सामान्य हो गई। बड़ी खबर और राहत का विषय है ये, फ्लायर्स के लिए भी याद रखिएगा और इन्वेस्टर्स के लिए भी। चलिए, और इंडिगो एक बार फिर से उड़ान भरता हुआ, हालांकि इंटरनेट की उड़ान है बट स्टेबल होता हुआ 4983 पर। चलिए अनुज, अब इंडिगो से निकलते हैं और आते हैं अपने जहाज की तरफ, है ना। ये जो आज सुबह सुबह हल्का सा डिप आया, उसके बाद थोड़ा सा रिकवरी, फिर हल्का सा डिप, बट ओवरऑल जिस ट्रेजेक्टरी में हम जा रहे हैं और जिस तरीके से निफ्टी बैंक ने उस कोलैप्स में अपना
हाथ नहीं कहीं ना कहीं दिया, साथ दिया, कैसे अप्रोच करना है SGX क्लोजिंग को कंसिडरिंग एक्सपायरी डे और कल की डिप? भगवान ना करे ऐसी हल्की डिप आए वीरू वैसे अगली बार, क्योंकि सुबह तो वो बहुत बड़ी डिप थी। और एक बात बताऊँ मैं अभी भी आपको, अभी भी हम 125 पॉइंट नीचे बंद हो रहे हैं। कल हम 200 पॉइंट नीचे थे, वहाँ पर हम और 125 पॉइंट नीचे बंद हो रहे हैं। लेकिन एक हालत ऐसी हो गई है कि वो जैसे कहते हैं ना कि इंग्लिश के पीरियड में 4 थप्पड़ पड़े तो हिंदी वाले में 2 ही पड़े, तो आपको लगेगा कि हिंदी के टीचर थोड़े से कम वो हैं, थोड़े से मेहरबान हैं आपके ऊपर। ये मतलब मेरे स्कूल की तो यही कहानी होती थी। तो ये उस तरीके की मार्केट है। आपको ये क्लोज भी ठीक ठाक लग रही है क्योंकि इतनी बुरी हालत थी सुबह। तो खैर अभी भी मैं कहूँगा मिड कैप में जो रिकवरी आई ना, असल में हम सारा कॉन्फिडेंस उससे ले रहे हैं। जो आज मिड कैप में रिकवरी आई है उससे थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस लेके चल रहे हैं कि चलिए ठीक है, थोड़ा सा मार्केट में एक बार के लिए आप चाहें तो थोड़ी सी रिकवरी देख सकते हैं। लेकिन अभी भी रिकवरी में दम नहीं है वीरू। और ये लास्ट के जो 10-15 मिनट में ये पूरा एक्सपायरी वाला मूव है, 26,000 के ऊपर ही भरोसा लौटेगा। और देखिए मैं एक चीज़ कहता हूँ, हमें हर मूव नहीं पकड़ना, हमें हर मूव नहीं पकड़ना, ना ही हमको हर मूव पकड़ने में कोई इंटरेस्ट है कि आज भी निफ्टी का बॉटम पकड़ना है, कल भी निफ्टी का टॉप पकड़ना है, रोज़ रोज़ हमको हर स्टॉक का भी बॉटम या हर स्टॉक का भी टॉप पकड़ना है, ये नहीं करना है हमको। और ये ना ही हमारा काम होना चाहिए। हमको एक मार्केट का एक बेसिक टेक्सचर समझने की कोशिश करनी है। अभी 3-4 दिन के लिए इंट्राडे रहे हैं आप, अभी मार्केट में पोजिशनल ट्रेड नहीं है। अब ये डार्ट फेंकने वाला जैसा है, आप दोनों तरफ अपने आप को जस्टिफाई कर सकते हैं, वो अपनी बात है। लेकिन ये जाने को 26,200 भी जा सकता है, यहाँ से जाने को 25,400 भी हो सकता है। देयर इज नो वे ऑफ नोइंग ट्रेड डील पे अगले 2 दिनों में क्या बात होगी, पावल साहब क्या कहेंगे, हम में से किसी को कुछ नहीं पता। वो हम सबके पे स्केल से बहुत ऊपर है। तो इसके लिए जो चीज़ हमें नहीं पता उसमें हमको कूदना नहीं है ज़बरदस्ती। अभी कुछ समय के लिए प्योरली इंट्राडे रहें और एक बार मार्केट थोड़ा कॉन्फिडेंस देते, आपको 26,000 के ऊपर वापस स्टेबलाइज हो जाए, 20 डे में वापस रिक्लेम कर ले। जल्दबाजी क्या है, जैसे मैं कह रहा हूँ, हर ट्रेड नहीं पकड़नी है हमको और ना ही कोशिश भी करनी चाहिए। चलिए यतिन के पास चलते हैं और डीलिंग रूम चेक ले लेते हैं। यतिन गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और 2 स्टॉक्स जो आज फोकस में हैं उनमें सबसे पहले SRF। काफ़ी सारे डोमेस्टिक ब्रोकरेज इस स्टॉक पे बाय रिकमेंड कर रहे हैं और डीलर्स को लगता है कि जिस तरीके से मोमेंटम है 2925 2950 तक के लेवल्स दिसंबर फ्यूचर्स के लिए देखने को मिल सकते हैं, इसीलिए यहाँ वो BTST की स्ट्रैटेजी रिकमेंड कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को। और उसी तर्ज पे अदानी एंटरप्राइजेस राइट्स इशू लगभग 85% भर गया है, कल राइट्स इशू का लास्ट डे है और डीलर्स को लगता है कि पूरी तरीके से राइट्स इशू सब्सक्राइब हो जाएगा और इसीलिए यहाँ BTST की एडवाइस 2255 से लेकर 2265 तक के टारगेट्स के लिए। SRF और अडानी एंटरप्राइजेस, ये 2 स्टॉक्स डीलर्स के रडार पे। शुक्रिया यतिन जी स्टॉक्स की जानकारी देने के लिए। चलिए अब इसी के साथ BTST और STBT ट्रेड्स लेना भी शुरू कर देते हैं। जतिन गेड़िया जी, शुरुआत आपसे बताइए, क्या कैरी करेंगे कल के लिए? हमें लगता है कि फर्टिलाइजर स्टॉक्स में थोड़ा मोमेंटम है तो कोरोमंडल इंटरनेशनल में लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। रिसेंट का जो पुल बैक आया था उसमें 20 डे पे सपोर्ट लेके फिर से अप ट्रेंड रिज्यूम कर रहा है, तो हमें लगता है कि मोमेंटम कल भी जारी रहना चाहिए। ऊपर में टारगेट रहेंगे 2400 के और हमें स्टॉप लॉस लगाना होगा 2345 का। ओके चलिए अब चलते हैं हम गावा सर के पास। गावा सर बताइए आपकी ट्रेड। शॉर्ट रहेगा और शॉर्ट रहेगा HCL टेक। यहाँ पर थोड़ा एक्सटेंडेड है और मूव भी आज वीकनेस का है। ट्रेड करा 1658 के आसपास HCL टेक। स्टॉप लगाएंगे 1665 का, करीब 7 रुपए का, 8 रुपए, 7-8 रुपए का। मेरे ख्याल से 1640 पॉसिबल है HCL टेक। HCL टेक्नोलॉजीज। अब एक काम करते हैं, मानस जी से ट्रेड लेते हैं। मानस जी आप क्या पिक कर रहे हैं कल के लिए? तो देखिए कल के लिए एक सेल रिकमेंडेशन है, टाटा स्टील पे बिकवाली करने का ट्रेड लेना है। स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज के नीचे गया है। आई थिंक यहाँ पर जो डाउन ट्रेंड है वो कंटिन्यू हो सकता है, तो टाटा स्टील के फ्यूचर में एक सेल पोजीशन बनानी चाहिए। स्टॉप लॉस आपको 163.50 163 रुपए 50 पैसे लगाना है और टारगेट आपको 156 रुपीज 156 रुपए के सेट करने हैं। ओके टाटा स्टील यहाँ पे बिकवाली की राय आ गई मानस जी की तरफ से। अमित सेठ जी आप क्या कैरी करेंगे वेडनेसडे के लिए? जी श्रेया जी, L&T फाइनेंस में एक लॉन्ग रहेगा। 20 डमा से बाउंस कर रहा है, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। थोड़ा भी अगर मार्केट स्टेबल रहता है तो ये आउट परफॉर्म करना चाहिए जिस हिसाब से चार्ट स्ट्रक्चर्स हैं। 304 का स्टॉप लॉस रहेगा और 313 तक के टारगेट्स रहेंगे। चलिए रचना जी के पास चला जाए। रचना जी बताइए आपने क्या पिक किया? जी डिविस लैब को लॉन्ग कर सकते हैं हम यहाँ पे 50 करीब 50-55 का एसएल लगा सकते हैं। 6280 पे लगाएंगे एसएल को फ्यूचर्स पे। एंड देयर आर चांसेस कि कल के दिन में मार्केट थोड़ा संभल के रहेगा तो यहाँ पे भी एक अपस्विंग प्ले आउट होना चाहिए जो इस काउंटर को अपसाइड पे 6425 तक लेके जा सकता है। ओके डिविस लैब। अरुण जी आपका ट्रेड क्या रहेगा?
वीरेन जी, आईआईएफएल में खरीदारी की सलाह रहेगी। एनबीएफसीज में ही मोमेंटम काफी अच्छा नजर आ रहा है, तो 566 के आसपास खरीदे। 559 का स्टॉप लॉस रहेगा और 582 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए कॉल्स पूरी हुई, फटाफट वीरू के पास चलते हैं और आज के मार्केट ब्रेथ जान लेते हैं। वीरू बताइए फटाफट। जय अनुज, मार्केट ब्रेथ हालांकि कमजोरी रही और आज ज़्यादातर स्पेस में कोलैप्स था। बस एक बैंक्स थोड़ा सा अगर आप देखें रिकवर कर गए, लेकिन अगर आप फिर भी कल की तुलना में देखें जहां गिन के 4 लॉन्ग्स थे, उस प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी अच्छा खासा है। 93 लॉन्ग्स, 31 में शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट आज भी 67 रहे और लॉन्ग अनवाइंडिंग करीब करीब 20 में। आइए देखते हैं लॉन्ग्स कहाँ पे था। आज जो आपका ईएमएस सेगमेंट्स है उसमें थोड़ी शॉर्ट कवरिंग थी। फ्रेश बैंक की भी नजर आई, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। उसके बाद अगर आप देखें वोडाफोन आइडिया, डिलीवरी में एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक था। गोदरेज प्रॉपर्टी, सीजी पावर, इन सभी काउंटर्स में अच्छा खासा मूव लॉन्ग। अगला था शॉर्ट कवरिंग, केन्सटेक, आरबीएनएल, बंधन बैंक, बीएचएल, इरिडा। इनमें स्ट्रॉन्ग एक शॉर्ट कवरिंग का सेशन था। बीएचएल ने 50 डे मासिक पुल बैक दिया, बट दिन खराब था। अभी हमने कुछ देर पहले यतिन के साथ डिस्कस भी किया। पेंट्स का, एशियन पेंट्स कंप्लीट कोलैप्स, कोफोर्ज, मिड कैप आईटी में बीएससी, हीरो मोटोकॉर्प, यूनोमिंडा, इन सभी काउंटर्स में काफ़ी पेन था। और साथ ही साथ नेक्स्ट स्लाइड आएगी जहां पे आज लॉन्ग्स स्क्वायर ऑफ हुए, जहां पे प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट हुए। उसमें था सिमेंस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, सोना बीएलडब्ल्यू, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज और डालमिया भारत। एक बार सिमेंस के चार्ट को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। माना सिमेंस जिस ट्रेजेक्टरी में क्लोज हो रहा है, सारे लॉन्ग्स भी अब कटने शुरू हो गए। आज क्लोज होता हुआ 200 EMA के आसपास। क्या टेक है आपका इस स्टॉक पे? तो देखिए, पहले डिस्क्लोजर है कि इस पे एक सेल रिकमेंडेशन हमने अपने क्लाइंट्स को दिया हुआ है। स्टॉक ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक किया है जो कि 3150 के आसपास था। आई थिंक यहाँ पर वीकनेस बढ़ सकती है। 3075 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो अगर एक ट्रेड लेना हो तो शॉर्ट साइड पे होगा 3200 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, चलिए अभी काम करते हैं, एक बात करते हैं। बाजार में जो पिछले 2 दिनों की मिड कैप की गिरावट थी, उसकी एक वजह थी मार्जिन कॉल का ट्रिगर होना। दरअसल माना जा रहा है कि बाजार इस समय 1 लाख करोड़ से ज़्यादा के मार्जिन फंडिंग वाले सौदों के साथ खड़ा है। हॉर्मस से सारे नंबर जान लेते हैं। हॉर्मस, गुड आफ्टरनून। बहुत बड़ा नंबर है अनुज, गुड आफ्टरनून। और इसकी चर्चा हमने सितंबर के महीने में भी की थी, जब हमने ये एमटीएफ के सौदों के बारे में बातचीत की थी। और ये काफ़ी सारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि मार्जिन फंडिंग की जो बिकवाली हुई थी, उस वजह से कल जिस तरह का कैपिचुलेशन हमने देखा था बाजार में, उस वजह से ये एक ट्रिगर हो सकता है। और अगर हम मार्जिन फंडिंग जिस तरह के शेयर थे उनमें कल ज़्यादा बिकवाली देखने मिली। अभी हम एमटीएफ फंडिंग होती क्या है? अब ये एमटीएफ फंडिंग होती ये है कि अगर आप कोई शेयर खरीदना चाहते हैं और आपके पास अगर उतना कैपिटल ना हो, तो वो आपको ब्रोकर्स जो है वो मार्जिन देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। उसे एक उदाहरण के जरिए समझा दे कि अगर 1000 रुपए का आपको शेयर खरीदना होता है तो आप उसे अब 200 रुपए की अपफ्रंट पेमेंट कर सकते हैं और बाकी के 800 रुपए जो है वो ब्रोकर आपको मुहैया करा सकता है। अब इस ट्रेड का एक फायदा यह है कि जब बाजार अच्छे होते हैं तो एक लेवरेज्ड पोजीशन पे आपको आउटसाइज्ड रिटर्न्स जो है वो मिल सकते हैं। लेकिन अगर एक खराब बाजार में, एक वॉलेटाइल बाजार में, जिस तरह के बाजार आज और पिछले 2 दिनों में हमने देखे हैं, उसमें जब शेयर गिरते हैं तो मार्जिन कॉल्स ट्रिगर होते हैं और मार्जिन कॉल्स जब ट्रिगर हो जाते हैं तो ब्रोकर्स जो है वो पोजीशंस को काट सकते हैं अपनी लागत को रिकवर करने के लिए। अब 2020 के अंत में ये एमटीएफ के सौदे 7,500 करोड़ के थे और कल की क्लोजिंग पे देखें तो 1,12,000 करोड़, यानी कि लगभग 14 गुना ज्यादा इस तरह के सौदे थे। ये एनएसई का डेटा हमें कह रहा है। और अगर हम साल दर साल अगर इसे देखें तो 2024 में ये आंकड़ा 82,000 करोड़ था। सितंबर में जब हमने इसे रिविजिट किया था तो ये 94,000 करोड़ था और अब ये जाकर के 1,12,000 करोड़ पर टिका हुआ है। तो अब ये कौन से ऐसे शेयर है जहां पर सबसे ज्यादा मार्जिन फंडिंग की पोजीशंस है, एमटीएफ की पोजीशंस है? एचएएल एक नाम उसमें सबसे ऊपर है। एचएएल में लगभग 1700 करोड़ के लेवरेज्ड पोजीशंस है। जियो फाइनेंशियल, मैज़गांव डॉक, ट्रेंड का नाम पिछली बार इस सूची में नहीं था, यहां पर ट्रेंड की एंट्री हुई है। 1100 करोड़ के लेवरेज पोजीशंस यहां पर है। बीईएल और बाकी के अगर आप नाम देखें, बाकी के 5 जहां पर रिटेल की पोजीशंस काफी ज्यादा है, सुजलॉन है, येस बैंक है, टाटा मोटर्स है, जहां पर रिटेल निवेशकों की हिस्सेदारी बहुत है, उनके मार्जिन फंडिंग की पोजीशंस बहुत ज्यादा है। तो ये एक ट्रिगर हो सकता था जिस वजह से जिस तरह के 2 दिनों में हमने बाजार में गिरावट देखी है, और ये मार्जिन ट्रिगर्स के इन सभी शेयरों पर बाजार की आगे भी नजर बनी रहेगी। शुक्रिया हरमस। तो ये क्लियरली मार्केट के लिए एक थोड़ा सा प्रेशर पॉइंट का रीज़न रहा था। हालांकि आज तो मार्केट में थोड़ी अच्छी खासी रिकवरी आपको देखने को मिली। इनफैक्ट आज काफ़ी स्टॉक्स हैं जो रिकवरी दिखा रहे हैं। उनमें सबसे ऊपर अब दिखाई देगा आपको बंधन बैंक। एक बार बंधन बैंक देखिए, क्या पिटा हुआ स्टॉक था, यहाँ पर अच्छी रिकवरी है। आरबीएनएल ये थोड़ी सी अच्छी रिकवरी दिखा रहा है। एसआरएफ, डिलीवरी, ये सब स्टॉक्स जो हैं
ये अच्छी रिकवरी दिखाते हुए। एक पॉसिबली आखिरी चार्ट चेक मेरी तरफ से, एक बार ज़रा डिलीवरी का चार्ट चेक ले लेते हैं। अमित जी, डिलीवरी क्या भी रहेगा इस पर? जी अनुज जी, काफी शार्प एक मूव हम देख रहे हैं 200 EMA सपोर्ट से। प्राइस और RSI देखें तो उसमें भी डाइवर्जेंस है और ओवरऑल वीकली सपोर्ट भी यहाँ पे है, तो एक शॉर्ट टर्म बाउंस जरूर बनता है। हाली चार्ट्स को देखते हुए स्टॉप लॉस हम रखेंगे 410 रुपीज का, टारगेट्स रहेंगे 425 तक के। ओके, डिलीवरी पर ये फिलहाल व्यू और अच्छा मूव इस पर्टिकुलर काउंटर में। एक बार मेटल स्पेस लेकर आइएगा, और शुरुआत में हम जिक्र कर रहे थे एक स्टील्स पे रिपोर्ट आई थी। स्टील को लेकर रिपोर्ट्स में कहा गया है कि शायद और गिरावट देखने को मिल सकती है। जिंदल स्टील, साथी JSL, क्या लग रहा है जतिन केडिया जी? रिपोर्ट में तो कुछ और बातें कही गई थी, लेकिन चार्ट्स पे क्या समीकरण बन रहे हैं अभी फिलहाल जिंदल स्टील पर? हालांकि निचले स्रोत से इसने भी रिकवरी दिखाने की कोशिश की है आज। जी ओवरऑल अगर जो मैं जिंदाल स्टील का चार्ट देखूँ तो एक डाउन ट्रेंड में है। ये आज के ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा पुल बैक जरूर देखने मिला है, लेकिन वो कोई ट्रेंड रिवर्सल के संकेत नहीं है। ओवरसोल्ड जोन से एक पुल बैक आ रहा है, हमें लगता है वो 1015 1020 तक आ सकता है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड जो अभी भी नेगेटिव है, इसके लिए कोई बाइंग की सलाह नहीं रहेगी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। वी विल वेट एंड वॉच फॉर अ ट्रेंड रिवर्सल टू हैपन। ओके, ये मेटल्स पे डिस्कशन था। टुवर्ड्स क्लोज आखिरी के टिक्स में कुछ काउंटर्स जो कि एक रिवर्सल ले रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी से। उसमें कोलगेट है टुवर्ड्स डे हाई 2169, और फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल से 1 महीने के अंतराल में ये अपने 20 EMA को रिगेन करने की कोशिश कर रहा है। और कुछ काउंटर्स जहाँ पे एक यूनो मिंडा को लेके आइएगा। मेरे ख्याल से स्काईट्रिम में इस स्टॉक पे कॉल भी गई थी एक बार, दैट्स 1229। ये ट्रेस होता हुआ टुवर्ड्स टेलो दिन के सबसे निचले स्तरों पर जाके टेस्ट करता हुआ अपना 100-day एक्सपोनेंशियल एवरेज 1 महीने के अंतराल के बाद। खैर, अब इस क्लोजिंग को देखने चलते हैं अनुज के पास बड़ी वॉल पे। अनुज, ओवर टू यू। शुक्रिया फिरू। और बिल्कुल एक अब समझ में नहीं आ रहा है इसको क्या कहें, ख़राब क्लोज कहें या अच्छी क्लोज कहें, क्योंकि अगर आपने सुबह 9:15 बजे का मार्केट देखा है तो अच्छी क्लोज है, लेकिन ओवरऑल बेसिस पर अभी भी ख़राब क्लोज है। हैं तो हम रेड में ही, और वो भी ठीक ठाक रेड में है, करीब करीब 120 पॉइंट नीचे, 0.5%। हालांकि बैंक निफ्टी में अच्छी रिकवरी थी और निफ्टी IT करीब करीब 1% नीचे था, लेकिन रिकवरी का मेन जो पॉजिटिव फैक्टर था वो मिड कैप और स्मॉल कैप थे। मिड कैप देखिए 0.29% ऊपर बंद हुआ, और स्मॉल कैप आज बहुत दिनों के बाद स्मॉल कैप में आउट परफॉर्मेंस, और वही बड़ी वाली आउट परफॉर्मेंस 1% ऊपर। और एडवांस डिक्लाइन देखिए, शानदार एडवांस डिक्लाइन है। इनफैक्ट ऐसा एडवांस डिक्लाइन तो बड़ी बड़ी रैली वाले दिन नहीं होता जो आज आप देख रहे हैं, ऑलमोस्ट 2:1 का एडवांस डिक्लाइन। इसीलिए आज थोड़ी सी फीलिंग अच्छी है, क्योंकि थोड़े से स्टॉक्स में आज क्लियरली बाउंस बैक आया है, आज रिकवरी देखने को मिली है। चलिए अब एक काम करते हैं, लेकिन क्योंकि मार्केट नीचे है तो सेक्टोरल लूजर से स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कि यहाँ पर किस तरीके के लूजर्स है। सबसे ऊपर IT करीब करीब 1% से ज़्यादा ऊपर था, कैपिटल मार्केट 3/4%, निफ्टी ऑटो 2/3%, फिनेंशियल्स, फार्मा और मेटल्स यहाँ पर भी हल्की सी आपको गिरावट देखने को मिलेगी। अब आते हैं जो सेक्टर्स लीड कर रहे थे तेज़ी वाले सेक्टर्स, उनमें सबसे ऊपर कैपिटल गुड्स, ये ठीक है क्या, 1.25% ऊपर। PSU बैंक्स ये भी 1.25% ऊपर। रियल्टी में दम था, डिफेंस में अच्छा खासा दम था आज, और एनर्जी यहाँ पर भी हल्की सी बाइंग दिखी आपको। निफ्टी लूजर्स में सबसे ऊपर एशियन पेंट्स 4.5% नीचे था आज ये स्टॉक। टेक महिंद्रा कल का निफ्टी का सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक आज वीक था 2%। HCL टेक, इनफैक्ट पूरा IT वीक था, HCL टेक, विप्रो, इसके अलावा डॉक्टर रेड्डीज और टाटा स्टील में भी थोड़ी सी आपको वीकनेस देखने को मिली। पर गेनर्स पर आते हैं अब। सबसे ऊपर इटर्नल, आज अच्छी रिकवरी इटर्नल में, और ये देखिए इंटरग्लोब फाइनल गेनर्स में 1.25% ऊपर। टाइटन, अदानी एंटरप्राइजेस, श्रीराम फाइनेंस और अदानी पोर्ट्स, इन सब में करीब करीब 1% देखने को मिली, लेकिन ठीक ठाक क्लोज भी रहो। ठीक ठाक क्लोज और एक्सपायरी का दिन और उसके वोलेटिलिटी को बाजार ने भी झेला। बस एक रंग जो आज बाजार को शायद पसंद ना आया हो, वो था लाल रंग जो बिखरा था उन पर, जो खुद रंगों के काम में है। एशियन पेंट्स 2800 पे आज का टॉप लूजर। खैर, जैसा है कल से यानी बुधवार से नए वीकली कॉन्ट्रैक्ट का कमेंसमेंट होगा। सारी रणनीति, स्टॉक्स इन न्यूज़, ग्लोबल मार्केट सब कुछ लेकर हाल सुबह 8 बजे मुनाफे की तैयारी और 7 बजे मॉर्निंग कॉल। तब तक के लिए नमस्कार।